अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रेट्रो सिंथेसिस यानी कि बैकवर्ड सिंथेसिस के बारे में स्टडी करना है। तो इसके सारे के सारे रूल्स मैं आज आपको सिखाऊंगी। बहुत सारी हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट होंगे एक्स्ट्रा क्लियर। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के केमिस्ट्री के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एरो के बारे में बताती हूँ। इसके लिए एक ख़ास जो है एरो यूज़ होता है। एरो वैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है दिखाया गया है। एक है सिंपल एरो जो कि दिखाता है रिएक्ट्स टू गिव। ये केमिस्ट्री की चीज़ें आपको पता होना लाजमी है। एक डीलोकलाइज एरो है जो कि जिस तरह बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप दिखाते हो कि दो तरीक़ों से आप यानी कि एक स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम एरो है यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा है। और जो हमारे पास रेट्रो सिंथेसिस है इसका देखिए एक ख़ास एरो होता है यानी कि रेट्रो का मतलब है बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ। तो ये एरो जाहिर करेगा कि ये जो कंपाउंड है इसे इन चीज़ों से बनाया गया है। यानी कि पहले जैसे अब पंखा है ना, पंखे को आप तोड़ोगे उसके पुर्जे अलग अलग करोगे, ऐसे ही हम एक कंपाउंड जिसे हमने कुदरती तरीके से हासिल किया है, जैसे बीटा कैरोटीन मैंने गाजरों से वो निकाला है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो उसे मैं तोड़ूंगी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में। तो मैं तरीका देख लूँगी कि अच्छा ये इस चीज़ से बना है, इस बॉन्ड के थ्रू बना है, वो देख लिया। उसके बाद फिर मैं लैब में उस चीज़ को जो है सिंथेसाइज करूँगी। तो एरो जाहिर करता है, रेट्रो सिंथेटिक एरो इसका जो ख़ास है वो जाहिर करता है। देखिए नीचे दिखाया गया है कि ये चीज़ इससे जो है बनी है, कुड बी मेड फ्रॉम। तो रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस का यही मतलब है कि आप प्लानिंग करते हो, यानी कि ये एक किस्म का आर्ट है जिसमें जो है आप प्लान करते हो कि इस चीज़ को हमने कैसे बनाना है, पहले उसी चीज़ को उसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है तोड़ के। अच्छा, अब इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि इसकी अहमियत क्या है, इसका स्कोप जो है क्या है। कि थोड़ी सी मिकदार में जो हमारे पास ड्रग्स हैं आप वो पौधों से भी अलग कर सकते हो, जो समंदरी जानवर हैं मेराइन एनिमल्स उनसे भी अलग कर सकते हो, लेकिन बड़ी मिकदार में केमिस्ट ने ये चीज़ें जो हैं अब लैब में बनाई हैं। क्योंकि नेचुरल वेज हमेशा बहुत कम होते हैं, थोड़ी सी मिकदार में जैसे डाइस रंग होते हैं, आप जैसे ग्रीन कलर पत्तों से अलग करते हो ड्रेसेस के लिए, कॉस्मेटिक्स, डिफरेंट पर्पजेस के लिए, तो थोड़ी सी मिकदार में तो अलग कर सकते हैं। बड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में आपने बनाना है तो आपको लैब में बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने सिंथेटिक रबर बनाया है, ठीक है, तो वो नेचुरल रबर को उसने रिप्लेस कर दिया जो कि थोड़ी सी मिकदार में हमें अवेलेबल था। हमने पीवीसी बना लिया है जो कि अच्छा इंसुलेटर होता है, यही रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आप दे सकते हो। मेन है आपने पीवीसी बनाई है, आपने रबर बना लिया है, आपने बहुत अहम मतलब इसका ये स्कोप है कि आपने ड्रग्स बना ली हैं। तो रेट्रो सिंथेसिस का मतलब क्या है? तो रेट्रो सिंथेसिस का मतलब है एक तो बैकवर्ड। अब पहले इसमें हम जो है कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जिस मालिक्यूल को हमने बनाना है वो टारगेट मालिक्यूल होगा। बाजू का मैं पूरा मालिक्यूल नहीं लिखूंगी, मैं टीएम लिख दूंगी, तो उसका मतलब होगा कि टारगेट मालिक्यूल यानी कि जिसे मैंने तोड़ा था उसे जो है मैंने बनाया। क्योंकि इसके हम दो स्टेप देखेंगे, पहले हम तोड़ेंगे और फिर उसी को हम बनाएंगे यानी कि सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मेंटली ब्रेकिंग डाउन और रेट्रोसिंथेसिस मॉलिक्यूल इनटू इट्स स्टार्टिंग मटेरियल। यानी कि आप अपने अंदर इमेजिन करके या फिर यानी कि इमेजनरी या फिर मेंटली जो है आप एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हो यानी सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। बाजू का लैब में करते हैं, बाजू का सोच लेते हैं, यानी कि आप तोड़ते हो। प्रोसेस ऑफ मेंटली ब्रेकिंग डाउन अ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ कि आप ख्यालन उस मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, ठीक है, यानी कि उस मॉलिक्यूल को उसके स्टार्टिंग मटेरियल में जिससे वो बना है उसमें तोड़ोगे। रेट्रोसिंथेटिक एरो इसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये जो है एक ओपन एंडेड एरो होता है जो कि रिवर्स रिएक्शन को जो है जाहिर करता है। और डिस्कनेक्शन क्या होता है? ये एक इमेजिनरी बॉन्ड क्लीवेज होती है जो यानी कि ख्याली तौर पे एक क्लीवेज यानी कि तोड़ना होता है जो कि रिएक्शन के रिवर्स को जाहिर कर रहा होता है। हाँ, अच्छा, अब मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे ना तो फ़ौरन से वो रिएजेंट की शक्ल में नहीं आएगा, वो पहले कुछ चार्ज स्पीशी की शक्ल में आएगा। तो ये आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि डिसकनेक्शन से आते हैं, ये चार्ज स्पीशी होती है। और फिर इसके साथ हम हाइड्रोजन लगा के मुख्तलिफ चीज़ें लगा के जो है हम कंपाउंड्स बना लेते हैं जिन्हें हम रिएजेंट्स कहते हैं। या अभी जब मैं कराऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रिएजेंट जो है वो संथोन के इक्वलेंट होता है, ठीक है। अब ये सब क्या चीज़ें हैं मैं आपको जो है समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि सिंथेटिक प्लानिंग, टारगेट मॉलिक्यूल का मैंने आपको बता दिया जैसे बनाने। सिंथेटिक प्लानिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्ट से जो कि फिक्स होता है और जो कि चेंज नहीं होता, और फिर वो जो है स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ जो है
यानी कि और वो जो है स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ, वो जो प्रोडक्ट होता है हमारा जा रहा होता है, मतलब उसे हम तोड़ेंगे वो स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये उसका स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ जाना, रेट्रो का मतलब ही बैकवर्ड है, इसे हम रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। और ये जो आर्ट है प्लानिंग का, यानी कि आप प्लान करते हो, आप टारगेट मॉलिक्यूल को बनाते हो, यानी कि जिसे तोड़ा था कंपोनेंट्स में अब उसी को आप बनाओगे, इसे हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तोड़ना है मॉलिक्यूल को उसके स्टार्टिंग मटेरियल में, ठीक है। और फिर ये जो आर्ट है प्लान करने का उसी ब्रेकेज से कि आपने इस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाना कैसे है, ये रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है। ये डेफिनेशंस आपको जो है लाजमी आनी चाहिए। अब जो है हम चलते हैं, मैं आपको जो है एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि क्या आपको समझ आ रहा है अच्छे से। देखें जैसे बिल्कुल जहाँ पे दिखाया गया कि z होगा उसे तोड़ेंगे x प्लस वाई में, फिर x और y हमने आर्टिफिशली लेकर, ये z तो नेचुरल था ना, हमने लिया था, लेकिन अब आर्टिफिशियल तरीके से हमने इसी z को बनाना है, तो x और y हम लेंगे और इससे फिर हम z बना लेंगे। यही सारा हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस है। अच्छा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एस्टर बनाना है तो उसे आप एसिड और अल्कोहल को मिलाते हो तो एस्टर बन जाता है, ठीक है। और जो यानी कि आपको पता है कि ये जो एसाइल क्लोराइड है ये भी तो एसिड से ही आता है ना, मुख्तलिफ रिएक्शंस के थ्रू जो है हम बनाते हैं। डेप्थ में आपने नहीं जाना कि अब आप निकल जाओ कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये वो नहीं। अब आपके पास सिंपली एस्टर, ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ को नहीं भी पता तो माइंड में बिठा लें कि एस्टर हमेशा अल्कोहल और एसिड के मिलने से बनता है। एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ठीक है। और अगर एसिड नहीं है तो उसका कोई डेरिवेटिव होगा, जैसे कि उसका क्लोरो डेरिवेटिव एसाइल क्लोराइड हो सकता है। तो अच्छा, आप देखें एस्टर है, उसे हम तोड़ते हैं। उसे कैसे तोड़ना है आपने कि ये याद रखें कि चेन में जो हेट्रो एटम आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन आया हुआ है, ठीक है, उससे नेक्स्ट जो है आपने क्लीवेज करनी है, यानी कि एक यूं करनी है कि एक साइड पे ऑक्सीजन आ जाए और दूसरी साइड पे वो जो कार्बोनिल वाला हिस्सा है वो चला जाए। तो इसे तोड़ेंगे तो एक तो आपके पास अल्कोहल यानी कि PHO माइनस पहले जो है आएगा, ठीक है। फिनॉक्साइड आइन आएगा तो उससे आप वो संथोन होगा और इससे ये जो अल्कोहल बना है ये हमारे पास जो है रिएजेंट है। और साथ ही ये जो कार्बोनिल वाला हिस्सा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन लगा देंगे, एसाइल क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है इसे हम बेंजोल भी कहते हैं, क्रीसोल भी कहते हैं। नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपने देखना है कि हमने इसे तोड़ना कैसे है। अब फिर ये कि हमने सिंथेसिस करनी हो तो इन्हीं दो को मिलाओ, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये डाइफिनाइल एथेनोएट, ये एस्टर जो है आ जाएगा। तो ये सिंपली जो है हमारे पास ब्रेक डाउन थी इसकी। तो नेक्स्ट अब देखें, ये एक डिसकनेक्शन जो है दिखाया गया है, ये रेट्रोसिंथेटिक एरो है, ग्रीन कलर का जो है वो दिखा रही है, यहाँ से हम डिसकनेक्शन कर रही हैं। देखिए हेट्रो एटम के साथ से, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, या आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से डिसकनेक्शन करना है। अभी हम वैसे एग्जाम्पल इंट्रो में देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन के साथ से करेंगे तो देखें एक साइड पे हमने क्लोराइड लगा दिया, इधर NH2 पूरा कर दिया। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाना हो तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, मतलब इसमें कौन सी मुश्किल बात है। अब अच्छा ठीक है। अच्छा, ये ना एक अहम बात मैंने आपको बतानी थी कि एक तो हेट्रो एटम के साथ से करते हैं और दूसरा जो आप तोड़े ना वो नॉन रिलायबल रिएक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब मैं ऐसा करूं कि ये जो डीअमाइनोजाइड दिया गया है इसके नामों पे मत जाएं, आपको जस्ट ब्रेक ही जानी चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा भी यही जाएगा कि इसे अगर मैं कार्बोनिल के पहले से तोड़ देती, अब नाइट्रोजन और कार्बोनिल इकट्ठा आ गया, मतलब खुद सोचें क्या ये रिलायबल लग रहा है इंसान की, मतलब सिक्स सेंस ही कह रही होती है कि ये रिलायबल नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। यानी कि दोनों जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो अलग अलग आने चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिवली चार्ज है ना, मतलब न्यूक्लियस लगेंगे तो मतलब अलग अलग इकट्ठा इन्हें कहाँ लगाएंगे, तो इन्हें हम तोड़ेंगे तो हेट्रो एटम नाइट्रोजन के साथ से एक तरफ कार्बोनिल वाला हिस्सा जो मैं आपको स्टार्ट से बताती आ रही हूँ कि इसके साथ आप क्लोरीन लगा दो, आप टोसाइल ग्रुप सल्फर वाला भी लगा सकते हो, आप ब्रोमीन भी, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। और साथ ये फिर डाईमिथाइल हाइड्राजीन NH2 और N, इसे जो है हम हाइड्राजीन, मतलब अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आप याद करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखेंगे CN ऊपर लिखना भी है कि कौन सा बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का हमने तोड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये जो आपके पास इसाइल, इसे भी आप इसाइल क्लोराइड आसानी के लिए कह दो क्योंकि हमने नाम नहीं, हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखना है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि इसे, अब ये भी हमने देखना है कि ये जो हमने जिस कंपाउंड में उसे हम तोड़ बैठे हैं क्या वो उस फॉर्म में स्टेबल भी है कि नहीं है। तो इसे हम देखें कि ये जो ऊपर एसाइल क्लोराइड है ना वो एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब देखें इसमें यानी कि कितने कार्बन है टोटल इसके अंदर, मतलब कि 4 कार्बन है,
ठीक है, और तीन ऑक्सीजन है। अब देखिए नीचे जो हमने हाइड्राइड बनाया है, एनहाइड्राइड सॉरी बनाया, एनहाइड्राइड वो स्पीशी होती है जिससे वाटर रिमूव हो जाता है तो वो एनहाइड्राइड। तो इसमें भी देखिए 4 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो मतलब पूरा तो हो रहा है ना ऑक्सीजन और कार्बन की तादाद। बस ये है कि रिंग की शक्ल में आपको पता है हर चीज़, मतलब सोल्यूशन में स्ट्रेट कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड को आप डालें तो वो रिंग बनना चाहते हैं, क्योंकि रिंग फॉर्म में वो स्टेबल होती हैं, तो इस फॉर्म में ये स्टेबल है, तो ये जो है एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब आपने फिर से जोड़ के ये कंपाउंड बनाना हो तो आप ये एनहाइड्राइड जो है यूज़ करोगे इसे, यानी कि साइक्लिक एनहाइड्राइड को हाइड्राजीन के साथ मिलाएंगे तो डी अमाइनोसाइड जो है आपके पास बन जाएगा। तो इसमें हमने यही देखा कि डिसकनेक्शन एक तो नॉन रिलायबल रिएक्शन हो, फिर आपने ये देखना है कि वो जिस चीज़ में आपने तोड़ा है वो उस फॉर्म में स्टेबल भी है कि नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टू हेट्रो एटम आपने जो है उसे तोड़ना है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ पैरासीटामोल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तो आप याद कर लो, बहुत अहम है पैरासीटामोल, यानी कि इसमें अमाइड आता है और साथ इसके फिनोल लगा होता है, तो फिनोल है, अमाइड है। तो नेक्स्ट टू हेट्रो एटम आपने क्लीविज करनी है। नेक्स्ट टू हेट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन है, CN है, साफ नज़र आ रहा है, तो तोड़ेंगे। तो एक तो आर्थो, यानी कि अब NH2 है ना, इसके साथ वाला जो कार्बन है उसे आपने क्या यानी कि पढ़ना है, उसे आपने आर्थो कहना है, अगले को मेटा और OH वाले को पैरा, ठीक है। इसे यूं कर लें, या फिर प्रियोरिटी वाइज देखें तो आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर आर्थो, यहाँ से अगले कार्बन से स्टार्ट करें, आर्थो मेटो पैरा, ठीक है, ये ज़्यादा नंबरिंग अच्छी है। तो पैरा अमाइनो फिनोल इसे कह देती हैं, तो पैरा अमाइनो फिनोल आ जाएगा और एसाइल क्लोराइड आपके पास आ जाएगा। और अब देखें वो कह रहे हैं कि एसाइल क्लोराइड एनहाइड्राइड में भी जा सकता है, क्योंकि वो एनहाइड्राइड की फॉर्म में जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को, अब इस एनहाइड्राइड को और इस पैरामाइनोफिनोल को आप मिलाओगे तो आपके पास पैरासीटामोल जो है आ सकता है। तो इसमें वो यही कह रही हैं कि ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड आपके पास जो है बना है ये ज़्यादा बेहतर है, यानी कि वो जो एसाइल क्लोराइड है उसकी निस्बत, क्योंकि इससे जो एसिटिक एसिड जिससे ये मेन आया है, क्योंकि वो भी रिएक्शन मिक्सचर में कुछ ना कुछ मौजूद होगा, तो उसे हैंडल करना आसान है, बजाय इसके कि आप एसाइल क्लोराइड यूज़ करो, उसमें अब एसाइल क्लोराइड है तो क्लोराइड वो HCl उसका ओरिजिन होगा, तो HCl को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि आप जो है ये एसिटिक का एनहाइड्राइड जो है यूज़ कर लो। तो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखिए सेंथोन्स के बारे में वो कह रही हैं कि ये फ्रेगमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और विद एन एसोसिएटेड पोलैरिटी, यानी कि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, ठीक है, जो कि रिएजेंट की तरफ हमें लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये जो हमारे पास सेंथोन्स होते हैं ये खुद रिएजेंट नहीं होते, बल्कि ये इंटरमीडिएट के तौर पर जो है काम करते हैं, और ये फिर आगे जो है मतलब कि by disconnecting bonds to xanthone rather than to actual reagent we can indicate the polarity of bond forming reaction we are going to use without having specified detail। वो कह रही है कि इससे आप यानी कि xanthones का यूज़ करके आप पोलैरिटी उसका चार्ज बता सकते हो, और ये जो है इंटरमीडिएट होती हैं, दे आर नॉट रिएजेंट्स, दे ओकेजनली टर्न आउट टू बी इंटरमीडिएट अलोंग द। तो इनके यहाँ पे ये बात करने का मतलब है कि सेंथोन्स पोलैरिटी वाले मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब उन पे चार्जेस होते हैं, तो उससे हमें काफ़ी नो हाउ रिएक्शन की हो जाती है, और ये खुद रिएजेंट नहीं होते, यानी कि इनसे रिएजेंट हम बनाएंगे, ठीक है, इसके साथ कुछ एटम्स लगा कर इसकी वैलेंसियाँ वगैरह हम पूरी करके, वैलेंसीज पूरी करके, तो ये इंटरमीडिएट के तौर पर जो है काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेंथोन्स के बारे में देख लिया, यानी कि इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने लिखना है कि फ्रेगमेंट्स है एसोसिएटेड पोलैरिटी के, जो कि इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती हैं और ये एंड पे रिएजेंट में बदल जाती हैं, और ये हमें काफ़ी डिटेल जो है रिएक्शन की दे देती हैं। जैसे कि ये देखें, अब ये जो है एक किस्म का सेंथोन है आपके पास। अच्छा देखें, अब ये आपको एक ईथर दिखाया गया है, यानी कि 2 कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हों तो वो हमारे पास ईथर होता है। तो इसमें वो कह रही हैं कि अब आपने ये मॉलिक्यूल तोड़ना है तो आप नेक्स्ट टू ऑक्सीजन एटम तोड़ो, ठीक है, यानी कि अब आप ऑक्सीजन से पहले तोड़ते हो ना, तो उससे क्या होता है कि वो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी आपके पास सेंथोन आ जाता है, तो आप खुद सोचो कि क्या वो रिलायबल रिएक्शन है, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा बेंजीन का जिसने इसे स्टेबल रखा हुआ है, तो आप ऑक्सीजन के बाद से तोड़ो, क्योंकि एक तो ये रूल भी फॉलो होगा कि नेक्स्ट टू हेट्रो एटम हमने तोड़ा है, और दूसरा वो जो डिलोकलाइज स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल है बेंजीन का, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसे आप तोड़ोगे तो देखिए एक डाइक्लोरोफिनॉक्साइड आयन आ जाएगा, और एक ये यानी कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज जो है फ्रेगमेंट आ जाएगा, तो ये आपके पास जो है सेंथोन्स होंगे। तो ये देखें,
यहाँ पर यानी कि ये एक सेंथोन दिखाया गया है और इसकी जगह ये जो रिएजेंट यानी कि हाइड्रोजन आप लगा दो, आपके पास फिनोल बन जाएगा। और दूसरा ये देखें, इसका वो जो COH है यानी कि एसिटिक एसिड है, उसके साथ कोई भी अच्छा आप लिविंग ग्रुप लगा दो। आप क्लोराइड लगा सकते हो, पहले भी मैंने आपको बताया है। आप इसके साथ ब्रोमाइड लगा सकते हो, आप इसके साथ सल्फर वाला ग्रुप बेंजीन होता है, उसके साथ SO3H लगा हुआ होता है, वो टोसाइल ग्रुप होता है। आप इसके साथ टोसाइल ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है वो लगा सकते हो। आप कुछ भी जो है लगा सकते हो, यानी कि बस उसे अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और फिर देखें कि हमने सिंथेसिस करनी है, तो इन्हीं दो को आप मिलाओगे तो वो देखें 2,4-D टारगेट मॉलिक्यूल आपके पास जो है बन गया है, ठीक है। तो ये सारी हमने जो है सिंथेसिस देखी। तो इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया कि वो जो डिसकनेक्शन है, एक तो आप हेटेरोएटम के साथ से करो और वो नॉन रिलायबल रिएक्शन जो है आपके पास होना चाहिए। देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है कि डिसकनेक्शंस मस्ट कॉरिस्पॉन्ड टू नॉन रिलायबल रिएक्शन। जैसे कि देखें मिसाल के तौर पर वो कह रही हैं कि अब ये यहाँ से आप तोड़ते हैं ना, तो ये एक बैड चॉइस है, ये कोई रिलायबल रिएक्शन नहीं है कि आप बेंजीन के ऊपर ही चार्ज ले आओ। और ये वो बात जो लेक्चर के स्टार्ट से मैं रिपीट करती आ रही हूँ कि वो कंपाउंड्स जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं और वो किसी हेटेरोएटम से जुड़े हुए हैं, तो आप हेटेरोएटम के साथ से तोड़ो। मैं भी कुछ लोगों को हेटेरोएटम का मतलब भी मतलब मुख्तलिफ, जैसे कि अब कार्बन की चेन है, सारे कार्बन है, लेकिन एक कोई और एलिमेंट आ गया तो वो वहाँ पे हेटेरोएटम, जैसे यहाँ पे सल्फर है तो नेक्स्ट टू हेटेरोएटम यानी कि सल्फर के बाद से आप तोड़ोगे, ठीक है। अब सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, उधर पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखें, अब ये संतोन है, इसे अब हम देखते हैं क्या क्या रिएजेंट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सिंपली लगा दो, ठीक है। तो असल में अच्छा, अब यहाँ पे ना हम उल्टा देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो हम उसे रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन हो रही होगी तो हम इसे ऑक्सीडेशन लिखेंगे। अब इसे हाइड्रोजन जो दिया, एसिड नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अब रेट्रो है ना, सब उल्टा है। तो आपने कहना है कि बेस, यानी कि बेस की मौजूदगी में इसके पास हाइड्रोजन आ गया, लेकिन माइंड में यही रखना है कि हाँ ये एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन देना हमेशा से एसिड का ही काम होता है। तो उल्टा देखना है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब देखें, ये प्लस वाला जो था इसके साथ हमने एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्लोरीन लगा दिया। अब इसे हमने बनाना है, तो ठीक है, आप इन दोनों को मिलाओ, यानी कि एथॉक्साइड की मौजूदगी में, और सोडियम एथॉक्साइड है और आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। तो ये आप मिलाओगे तो फिर ये आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल जो है बन जाएगा। यानी कि सोडियम बेस की मौजूदगी में जो है हम ये रिएक्शन कराएंगे। तो यानी कि अब उल्टा मैंने आपको कहा, यहाँ पे सारा कुछ उल्टा करना है। तो फिर ये यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन देने का, अब अल्कोहल भी तो हाइड्रोजन दे देता है ना, मतलब उसका काम करेगा। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट आपने इसके पीछे ख़राब नहीं करने। हाइड्रोजन हमेशा कौन देता है? एसिड देता है। ये उलट है तो अब बस सब उलट ही हम देखेंगे। अभी आगे आप देखना ऑक्सीडेशन हो रही होगी अच्छी वाली, उसे हम रिडक्शन कह देंगे। अब देखिए एक और कंपाउंड है सीटाबिन। आपको नाम से गर्ज नहीं होनी चाहिए, आपको इसके काम से होनी चाहिए, इसके मैकेनिज्म से। तो एरो पे लिखना लाजमी है कि CN बॉन्ड, या फिर ईथर है तो CO बॉन्ड, ठीक है। मार्क कैप्टन कोई है तो CS बॉन्ड, सल्फर वालों को मार्क कैप्टन। अब इसे नेक्स्ट टू हेटेरोएटम, अब आपको पता है बेंजीन वाली नेक्स्ट टू, वहाँ से नेक्स्ट टू करे तो नॉन रिलायबल ही नहीं बचना, तो इसका नेक्स्ट टू थोड़ा लेफ्ट वाली साइड से आप कर लो। तो इसे तोड़ोगे तो ये आ जाएगा RBr, और उधर हम NH के साथ हाइड्रोजन लगा के, यानी कि R के साथ टोसाइल ग्रुप, क्लोराइड कुछ भी लगा सकते हो, लाजमी मतलब रट्टा नहीं है कि यही लगाओ। तो NH के साथ NH2 लगा दो। अब फिर इसे बनाना है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बनाने में थोड़ी सी एक एक्सेप्शन आ गई है, एक चीज़ आ गई है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, जिसे जो है हम कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं दिखाया गया, मैं रुके आपकी करेक्शन जो है सॉरी कर देती हूँ। ये देखें, ये यानी कि दूसरे वाला रिएजेंट देखें, COOET, इसका ये वाला हिस्सा देखें। तो इसे जो है मैं तोड़ूंगी, इसे मैं यूँ तोड़ूंगी कि OET से पहले इसे मैं तोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये जो OET है ये अल्कोहल में चला जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, और ये जो CO है ये आगे एसिड बना देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर यानी कि बनी हुई यही चीज़ें थी, लेकिन ये थोड़ी सी एडिटिंग की मिस्टेक आ रही है, ये यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर जो है सही शो नहीं हो पा रहा। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सही बना हुआ है कि एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ तो बड़ा हो, ख़त्म ना हो, ठीक है। तो अच्छा देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ। कि तो ये फिर अब इसे बनाएंगे हम, तो हमने अल्कोहल और एसिड बनाया ना, यानी कि अल्कोहल और एसिड को मिलाएंगे तो देखें वही पहले वाला रिएजेंट आ गया है, ठीक है। और R के साथ मैंने आपसे कहा था कुछ भी लगा दो, Br लगा दो, Cl लगा दो, तो हमने Br लगाया था। तो इसके साथ मिलाएंगे तो फिर ये टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। कौन सा मॉलिक्यूल? ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास वापस आ जाएगा। यानी कि यह फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है कि एसिड को आप तोड़ो,
ठीक है, सॉरी एस्टर को आप तोड़ो और अल्कोहल आएगा और एसिड। और ये बात स्टार्ट में लेक्चर की मैंने आपको बताई है, एस्टर में तो कुछ भी बातें अब आप माइंड में बिठा लें कि एस्टर हमेशा अल्कोहल एसिड से बनता है, तो ये सोच भी आपको ले जाएगी उस तरफ, भाई जिस तरफ जाना है। तो इसे तोड़ेंगे तो एसिड बनेगा और अल्कोहल ETOH और साथ ये H2N बेंजीन COOH, ठीक है, एसिड और अल्कोहल ये बन जाएंगे। फिर इन दोनों को मिलाएंगे, अब सिंथेसिस करेंगे तो उससे ये एस्टर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसे RBR से देखें एसिड है, ठीक है, एसिड को अल्कोहल के साथ मिला रही हैं, ठीक है, तो ये एस्टर आ रहा है और फिर उसे RBR के साथ तो टारगेट मॉलिक्यूल बेस की मौजूदगी में, मतलब यहाँ पे हर काम बेस की मौजूदगी में ही रेट्रोसिंथेसिस में हम कर रहे हैं। तो बेस लिख दें या NaOH लिख दें, NaOH एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस है तो यही लिख दें। यानी कि अच्छी बेस का क्या मतलब होता है कि 100% जो है उसकी डिसोसिएशन होती है, तो ये टारगेट मॉलिक्यूल आपके पास बन गया है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने देखनी है, मल्टी स्टेप सिंथेसिस आप देखोगे और कीमो सेलेक्टिविटी के जो है प्रॉब्लम्स आप देखोगे। कीमो सेलेक्टिव नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ केमिकल स्पीशीज सिलेक्टिव होती हैं कि वो उसी के ही साथ रिएक्ट करेंगी या फिर वो अपने अंदाज से रिएक्ट करेंगी, यानी कि वो एक के साथ रिएक्ट करेंगी दूसरी, जैसे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हमेशा नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट, मतलब इस टाइप की कीमो सेलेक्टिविटी, केमिकल्स की सिलेक्टिविटी। तो इसके कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो वो हम देखेंगे कि उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने कैसे तोड़ना है। यानी कि दो अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को तोड़ के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप इकट्ठा नहीं रख सकते हो, कोशिश करो कि दोनों को अलग अलग तोड़ो, ठीक है, या फिर दो पॉजिटिवली चार्ज है दोनों को अलग अलग तोड़ो। इस तरह से तोड़ो कि एक पॉजिटिवली चार्ज एक में चला जाए, दूसरे वाला दूसरे में चला जाए, बजाय इसके कि दोनों एक ही जगह आ जाएं। या फिर दो अटैक करने वाले उनके जो एंड्स हैं दोनों पे ही आपने न्यूक्लियोफाइल बिठा दिया तो कैसे अटैक होगा। तो इस तरह से अब हम मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने उनसे कैसे बचना है, उन प्रॉब्लम से। तो ये होती हैं कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब ये देखिए, इस तरह का आपके पेपर में आएगा तो नहीं, लेकिन इससे जो आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगी उस जो छोटे मॉलिक्यूल्स आपके पेपर में आएंगे आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम C वाला देखते हैं, ठीक है। तो C वाले में देखें, अगर हम इसे तोड़ें तो हम इसे नाइट्रोजन के बाद से तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ PHNH2 और दूसरी तरफ हमने जो है ब्रोमीन लगा दी। अब D का कंपैरिजन आप करो, ठीक है। अब C को हटा दो माइंड से, अब D का करो, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन को यहीं रहने दो और वो PH+ वाला, ठीक है। ए को हमने कहाँ से तोड़ा कि PH वाले को अलग किया और इधर OH आ गया। और B को हमने कैसे तोड़ा कि ये यानी कि एक कंपोनेंट के अंदर दोनों ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि इसमें सबसे बेहतर आपको कौन सा लग रहा है, मतलब C, मतलब देखने से ही कॉमन सेंस ही इंसान की बाजुकत बता देती है कि ये जो आपने तोड़ना है, यानी कि आप NH2 कर लो उधर से और ये बाकी का मॉलिक्यूल, यानी कि C वाला जो है रिलायबल है। तो इसमें यही है कि कीमो सेलेक्टिविटी के से बचने के लिए आप कुछ रिएक्टिव ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराते हो और इसके लिए आप अल्टरनेट यानी कि कुछ रिएक्टिव ग्रुप्स खुद से इंट्रोड्यूस कराओगे, कुछ अल्टरनेट रूट्स हम देखेंगे और वो रूट आपने अडॉप्ट करना है जिससे कीमो सेलेक्टिविटी का जो है इशू ना बने। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है उन्हें आप सबसे पहले तोड़ो। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, ठीक है। तो इसके साथ से और जो है हम तोड़ेंगे, तो इसे हम यहाँ से तोड़ेंगे तो फिर अच्छा अभी रुकें, एक और चीज़ आपको मैं इसकी दिखाती हूँ। तो देखें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके तहत हम इसे सॉल्व करेंगे कि अल्टरनेटिव डिसकनेक्शंस को आप कंसिडर करो और रूट्स वो वाले अडॉप्ट करो जिससे कीमो सेलेक्टिविटी के जो है इशू ना। और सबसे पहले जो मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है उसे आपने तोड़ना है। तो उसमें हमें नाइट्रोजन कार्बन वाला रिएक्टिव लग रहा था तो उसे हमने तोड़ा, यानी कि C वाले को हमने बेहतर करार दिया, ठीक है। तो अब उसी वो जो C वाले से आया था ना, अब उसी को हमने लिया है। तो इससे हम E और F का हम देखते हैं। तो F वाले में आप देखें कि एक तो E वाला है, ठीक है, एक F वाला है। F वाले से अगर हम तोड़ते हैं तो F वाले से तोड़ने से देखें एक ये Br इसके साथ लग जाएगा और उधर से इसके साथ जो है OH आ जाएगा, ठीक है, F वाले के साथ तोड़ने से। क्योंकि देखें इसे अगर हम यूं तोड़ते हैं तो इससे ये जो ब्रोमो इथाइल ग्रुप आ रहा है, आपको पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हैलोजेंस, तो ये हमारे पास मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय इसके कि अगर आप इसे यानी कि C से वो ऑक्सीजन और ये फिनोल के साथ से तोड़ो तो एक तरफ से फिनोल आ जाए और एक तरफ से ये पॉजिटिवली चार्ज वाला फिनाइल आ जाए। तो इसमें यही है कि जो ब्रोमो इथाइल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय इसके कि इसे जो है आप बेंजाइल वाली साइड से तोड़ो। तो ये हमें ज़्यादा रिएक्टिव लग रहा है तो इसलिए इसे जो है हम ब्रोमो वाली साइड से तोड़ना जो है प्रेफर करेंगे। तो इसमें जो सही होगा
वो कौन सा होगा, वो हमारे पास जो है एफ वाला होगा कि ब्रोमो वाला आप तोड़ो, ठीक है, और इसके साथ एक और ब्रोमीन या क्लोरीन कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप लगा दो, ठीक है, बजाय इसके कि आप वो ऑक्सीजन और कार्बन का तोड़ती। ऑक्सीजन और कार्बन का यानी कि इतना ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप कॉन्सिडर नहीं होता जितना कि ये ब्रोमीन वाला। तो ब्रोमो इथाइल ज़्यादा रिएक्टिव है ये जो बेंजाइल वाला ग्रुप है उसकी निस्बत, ठीक है। तो यानी कि आप ये देखो ना, एक तरफ से यहाँ पे ब्रोमीन लगा होगा एक एंड पे, एक तरफ से OH, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव कॉन्सिडर हो रही हैं बजाय इसके कि आप ई वाले से तोड़ो। तो एक तरफ से यानी कि जो इनके यानी कि रिएक्ट करने वाले एंड्स है, उधर से फिनोल का OH आ जाएगा, ठीक है, और उधर से जो है उसमें हम फिनाइल के साथ ब्रोमो लगा भी देते हैं। तो आप खुद सोचो कि ये जो बेंजीन है अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जो चीज़ स्टेबलाइज है वो कहाँ रिएक्टिव होगी। तो ब्रोमो इथाइल ज़्यादा रिएक्टिव होता है बजाय इसके कि आप बेंजाइल के साथ ब्रोमो लगाओ। मतलब उसमें आप तोड़ते हो ना, फिनोल तो दोनों केसेस में बन रहा है, लेकिन इसमें फिनोल के साथ जो आपने ब्रोमो लगाना है इथाइल के साथ लगाना है, वहाँ पे ब्रोमो आपने जो फिनाइल तोड़ा है उसके साथ लगाना है। तो फिनाइल हमेशा माइंड में रखे, बेंजीन कम रिएक्टिव ही होता है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। तो वो इतना ज़्यादा जो स्टेबलाइज है वो रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव कौन है, ये इथाइल वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहाँ रेजोनेंस हो रही है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने वही लाइन पहले पढ़ी थी कि उसे तोड़ना है जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए हमने इसे तोड़ा बजाय इसके कि हम फिनाइल वाले को तोड़ के उसके साथ ब्रोमीन लगाते, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखने हैं। अब नेक्स्ट हम एक देखेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो इसमें देखें, सबसे पहले आप जो है देखो कि ये जो है हमें, हाँ, अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो नेक्स्ट टू हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन करना है। तो इसमें देखो ज़्यादा रिएक्टिव साइड कौन सी है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल CO है और नाइट्रोजन है ये ज़्यादा रिएक्टिव लग रही हैं बजाय इसके कि ये जो B वाला है इसमें आप कह रहे हो कि भाई उधर से बेंजीन को अलग कर दो, उधर से NH को अलग कर दो, और दूसरा यानी कि मतलब अजीब से लग रही हैं। और दूसरा इससे ना बेंजीन पे चार्ज आ रहा है जो कि कभी भी रिलायबल रिएक्शन नहीं होता। तो इससे बेहतर है आप यानी कि बेंजीन पे चार्ज ना लाओ, और दूसरा ज़्यादा रिएक्टिव, एक तो बेंजीन पे चार्ज नहीं आएगा, रिलायबल रिएक्शन है ऊपर वाला, और दूसरा ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं, बहुत रिएक्टिव है वो, और उधर से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब बहुत रिएक्टिव है। एक इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस तभी इकट्ठे आ गई हैं, ज़्यादा रिएक्टिव साइड्स हैं, और दूसरा ज़्यादा रिलायबल रिएक्शन भी यही है। तो पहले ए से तोड़ेंगे, ठीक हो गया, हमने तोड़ लिया। अब ए से तोड़ने के बाद अब जो है, अब अगली बारी हम, अब ज़ाहिर है मजबूरी है, अब फिर इसे बी को तोड़ना पड़ेगा। तो बी को आप तोड़ोगे बी वाली साइड से, अब डिस्कनेक्शन जो है आप करोगे। तो पहले जो हमने तोड़ा तो COCl है, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो FGI फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है, तो इसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दोगे, ठीक है। और फिर अब इससे आप बी से तोड़ोगे तो फिर क्या होगा कि इधर NH2 बन जाएगा और उधर ये जो पायरिडीन है इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये यही बताना था कि ये जो COCl है इसे आप एसिड में बदल लो, ठीक है, यानी कि आप फंक्शनल ग्रुप जो है इंटरकन्वर्जन कर लो। अच्छा, ये जो है ना अमाइनो ग्रुप भी लगा है, एसिड भी लगा है बेंजीन पे, ये बड़ा मशहूर है एंथ्रानिलिक एसिड, इसे अमाइनो बेंजोइक एसिड भी जो है आप कहते हो। तो अब ये है कि अब आप बनाओगे तो अब आपको एसाइल क्लोराइड नहीं लेना पड़ेगा, आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ठीक है, उसे इस पायरिडीन के साथ मिलाओ, और ये फिर टारगेट मालिक्यूल की तरफ आप जाओगे। सिंथेसिस में आपको दिखाती हूँ। तो देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड लें, उधर से उसके साथ हमने पायरिडीन के साथ क्लोरीन, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप लगा सकते हैं, तो क्लोरीन लगा दिया था। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, फिर SOCl2 की मौजूदगी में थायोनाइल क्लोराइड एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, फिर NH के साथ, तो वो स्टार्टिंग मालिक्यूल यानी कि टारगेट मालिक्यूल जो है आपके पास आ गया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि आप फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह से अब हम अमाइंस का देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में आपने अमाइन कैसे बनानी है। तो अब इसे अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो CN बॉन्ड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हेट्रो एटम नेक्स्ट टू हेट्रो एटम, तो एक तरफ से NH2 आ जाएगा, एक तरफ से XR2 आ जाएगा। अच्छा, अब एक मतलब बड़ी एडवेंचरस बात इसमें है, ये देखें कि अब हमने बनाना है ना, तो अब ये है कि अगेन एंड अगेन रिएक्शन, मतलब ये अमाइन का ना ये होता है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इसके साथ लगते जाते हैं उतना ज़्यादा ये और रिएक्टिव होता जाता है। यानी कि अब सेकेंडरी अमाइन है ना, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है कि नाइट्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे 2 कार्बन से जो है जुड़ा है, या फिर कोई भी 2 ग्रुप से आगे जुड़ा है, और जो प्राइमरी होता है नाइट्रोजन यानी जिस कार्बन के साथ है वो आगे 1 कार्बन से अटैच है, और टर्शरी होता है कि नाइट्रोजन जिस कार्बन के साथ है वो आगे 3 से जुड़ा है, क्वार्टरनरी में नाइट्रोजन जिस कार्बन के साथ है वो आगे 4 से जुड़ा होता है। तो जितना ज़्यादा यानी कि टर्शरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला ज़्यादा होता है प्राइमरी से।
यानी कि जितने ज़्यादा इसके साथ वो R2 आते जाती है ना अल्काइल ग्रुप, उतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता जाता है। देखें R1NH2 है ना, ठीक है। फिर यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में तो सब पड़ा होगा ना, तो ये ख़तरा है कि कहीं टर्शरी ही ना बन जाए। हमने सेकेंडरी तक रहना था, या फिर हमने जो है यानी कि इतना ज़्यादा आगे तक नहीं जाना था। तो देखें XR2 है, तो वो इसके साथ मिलकर सेकेंडरी तो चलो बना दी, और वो देखें लिखी पड़ी है लाइन कि ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से। फिर XR2 तो ये टर्शरी बन गया, फिर XR2 तो देखें हमारे पास क्वार्टरनरी जो है हमारे पास बन गया है। तो वो कह रही हैं कि मज़ीद फिर अल्काइलेशन अगर हम नहीं करते, हमें टर्शरी तक चाहिए था, सेकेंडरी तक चाहिए था, तो आप क्या करते हो कि आप फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देते हो, यानी कि दो बल्कि ग्रुप्स को आमने सामने ले आते हो, ताकि मज़ीद जो है फिर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। कैसे हम करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि अब आपने बनाना है कुछ भी, ठीक है, टर्शरी तक आपने बनाना है, आप उससे क्वार्टरनरी तक नहीं लेके जाना चाहते, तो या फिर सेकेंडरी तक ही रखना है। तो अब RBR, ठीक है, तो NH के साथ यानी कि यहीं पे ही इसने रिएक्ट करना है, और कहाँ जाना है और जगह भी नहीं है, ठीक है। तो NHR, ठीक है। अब मज़ीद फिर इसके साथ अगर यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में RBR तो पड़ा होगा, और ये अब सेकेंडरी अमाइन है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो R आके इसके साथ लगेगा, लेकिन नहीं लग पाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। उधर से वो साथ बड़ा बल्कि ग्रुप बेंजीन जो है पड़ा है, तो ये वो कह रही हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उसकी वजह से ये मज़ीद टर्शरी तक नहीं जाएगा, ये जो है अमाइन सेकेंडरी तक ही रहेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से आप मज़ीद रिएक्शन को जो है रोक देते हो, ठीक है। और इसके अलावा अल्टरनेटिव रूट एक और क्या है, अच्छा आप देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे अच्छी भली ऑक्सीडेशन हो रही होगी, उसे आप रिडक्शन कह दोगे। अभी पिछले सेमेस्टर में या फिर कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि अमाइन की रिडक्शन से अमाइड बनता है, लेकिन यहाँ पे वही अमाइन से अमाइड हमने बनाया है, इसे हम रिडक्शन लिख रहे हैं। FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की वो रिडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन अमाइन को अमाइड में बदल दिया, और ऑक्सीडेशन है लेकिन रिडक्शन लिख रहे हैं क्योंकि हमने उल्टा देखना है। तो ये अल्टरनेटिव रूट्स हैं, यानी कि क्योंकि अमाइन रिएक्टिव होता है, मज़ीद बहुत ज़्यादा अल्काइलेशन होती है, तो कभी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दो, कभी अल्टरनेट ग्रुप में बदल दो, अमाइड में बदल दो, ठीक है। और फिर अमाइड में बदला है तो फिर ज़ाहिर रिएक्टिव साइड यही है CO वाली, NH वाली, तो इसे तोड़ो तो फिर एक NH2 आ जाएगा, और उधर से आपके पास एसाइल क्लोराइड आ जाएगा। अब आपने सिंथेसिस करनी है, तो इन दोनों को आप मिलाओगे तो आपके पास अमाइड आ जाएगा, और फिर उसमें कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, या फिर टेट्रा फ्लोरोहाइड्राइड, ये सारे जो है रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सॉरी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। फ्यूरान जो होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर ड्रिंक होता है, और इसके साथ यानी कि 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर बोरोन ट्राईहाइड्राइड, यानी कि जो हाइड्रोजन दे दे, ठीक है। तो वो डालोगे तो इसकी वैसे तो रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर ये रेट्रो तो नहीं है ना, तो यहाँ पे इसे रिडक्शन ही कहेंगे, ठीक है। जो जिसमें सिंथेसिस कर रही हैं वो रेट्रो नहीं होती, रेट्रो ऊपर वाला है, तो इसमें सीधा सीधा कहेंगे। आपने लिखनी भी हो थ्योरी तो आप यही कहोगे कि अमाइड की रिडक्शन से फिर आपके पास अमाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अमाइन को पहले लेस रिएक्टिव अमाइड में आप बदल लो, ठीक है। अमाइड में बदल लिया, फिर आप जब सिंथेसिस करोगे तो फिर यानी कि अमाइड की रिडक्शन से आपको अमाइन मिल जाएगा। और इसके अलावा इमीन में भी बदल सकते हो, यानी कि इस कार्बन और नाइट्रोजन का जो है डबल बॉन्ड, जिसे आई थिंक आप शिफ्ट बेस भी कहते हो, ठीक है। तो वो अल्टरनेट एक ये भी है कि इससे या तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करो, या अमाइड में बदलो, या इमीन में बदल लो, ठीक है। तो अल्टरनेट इज़ टू कन्वर्ट इनटू इमीन विच कैन बी डिसकनेक्टेड टू अमाइन प्लस कार्बोनिल। अब इसकी एग्जांपल हम एक देख लेते हैं कि अच्छा पहले अमाइड वाले की एक और देख लें कि इसे अमाइड में बदला, फिर इसे तोड़ा तो ये पायरिडीन आ गया, इसाइल क्लोराइड आ गया। अब इसे बनाना है तो इन दोनों को मिलाएंगे बेस की मौजूदगी में, तो ये बन जाएगा H2 कैटलिस्ट, यानी कि अमाइड की रिडक्शन से फिर अमाइन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो FGI रिडक्शन में वो यही कह रही हैं कि अब जैसे देखें, यानी कि इसे आपने तोड़ा तो यानी कि इसे आप तोड़ोगे तो ज़ाहिर एक साइड पे अमाइन आएगा, और एक साइड पे जो है आपके पास कार्बोनिल आएगा। लेकिन ये आता कैसे है, ये तब आता है जब आप इसे इमीन में बदल देते हो। ये देखें कि ये जो R1NR2 था ना, आप यानी कि इसे इमीन में C+N इमीन में बदल, फिर जब इसे आप तोड़ोगे ना तो एक साइड पे आपके पास NH2 आ जाएगा, एक साइड पे कार्बोनिल आ जाएगा। अब आपने फिर इसे यानी कि टारगेट स्पीशी बनाना चाहते हो स्टार्ट वाला, तो वो कैसे बनेगा कि इसकी आप रिडक्शन कर दोगे, NaBH4 डाल दोगे, ठीक है। तो वो NaBH4 डालोगे तो ये तो सिंथेसिस है, इसमें सीधा सीधा ही आप कहोगे कि हाँ भाई रिडक्शन कर रही हैं, NaCnBH3 से कर रही हैं, H2 या कोई पैलेडियम कैटलिस्ट डाल रही हैं, NaBH4 डाल रही हैं, तो R1NHR2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो यही कह रही हैं कि आप
इमीन में भी बदल सकते हो, जो कि फिर अमाइन प्लस कार्बोनिल में बदल जाता है। अब ये माइंड में कुछ बातें अब आपको लर्न करनी होंगी कि जब इमीन को तोड़ते हैं तो एक तरफ से कार्बोनिल बनता है, एक तरफ से जो है अमाइन बन जाता है। जब अमाइड को तोड़ते थे तो एक तरफ से एसाइल क्लोराइड आता था, एक तरफ से अमाइन आ जाता था। ठीक है, तो ये सब आपको अब माइंड में रखना होगा। सिंथेसिस बड़ी आसान है, रेट्रो में थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखने होंगे। अब नेक्स्ट देखें, एक और सी एन अमाइन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रोजन ज़ाहिर है कार्बन का बॉन्ड तोड़ेंगे, तो देखें आपके पास ये आ गया, तो फिर इसे आप इमीन में बदल देते हो। इमीन में अब भी बताया है कॉन्सेप्ट कि कार्बोनिल में बदलता है और यानी कि उसमें बदल जाता है, अमाइन में बदल जाता है। ठीक है, तो पहले इसे अलग किया काट कर, उसके साथ CO के साथ Cl लगाया, NH लगाया, फिर इसे इमीन में बदला तो कार्बोनिल आ गया, NH2 आ गया। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते जाओ, पहले जैसा आ जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो इमीन आ जाएगा, उसके रिडक्शन करेंगे तो अमाइन आ जाएगा, उसे वही पहले वाले ग्रुप से जोड़ोगे तो टारगेट मालिक्यूल। मतलब ये सारी सिंथेसिस ऊपर मालिक्यूल में ना आपको वो दे देंगे, तो उसे देख देख के आप करते जाओगे तो आपके पास टारगेट मालिक्यूल जो खुद तोड़ा है जिस तरह से, उसी को देख देख के करोगे तो सिंथेसिस हो जाएगी। ये तो बस आपने कॉपी करनी है उसी मैकेनिज्म की जो आपने तोड़ने के लिए लिखा है ऊपर मालिक्यूल को, और मालिक्यूल वो आपको खुद देंगे, आपको उसके नाम में या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें वो यही नीचे देखें लाइंस लिख रहे हैं कि बहुत से रूट्स हैं, ये न्यू रिएक्टिव एक ड्रग है, इसकी तरफ जाने के अमाइड का भी है, इमीन का भी है, और फिर वो कह रही हैं कि ऑक्साइम का भी एक तरीका होता है कि इमीन की जगह आप ऑक्साइम वाला भी यूज़ कर सकते हो। ऑक्साइम आई थिंक होता है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि इमीन बड़े अनस्टेबल होते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ऑक्साइम थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऑक्साइम को फिर आप LiAlH4 के साथ रिड्यूस करोगे तो टारगेट मालिक्यूल। अब हम देख लेते हैं फिर ऑक्साइम कैसे होते हैं। तो देखें, ये एक आपके पास मालिक्यूल था, ठीक है, इसे आपने पहले बदला अमाइड के अंदर, अमाइड के अंदर बदल लिया, फिर इसे तोड़ा, एक तरफ से एसाइल क्लोराइड, एक तरफ से NH2, और फिर इसे जो है यानी कि फिर इसकी आप असल में तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया कि उलट कहेंगे फिर, क्योंकि रेट्रो अभी चल रहा है, तो ये कार्बोनिल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपने इसमें जो है किया है। फिर नेक्स्ट, हाँ अच्छा ठीक है, तो ये हम चलते चलते जो हैं कहाँ तक आ गए हैं। तो ये एग्जांपल ज़रा आप देखो, इसे कॉपी में लिखो, आगे भी मैं आपको बताती हूँ। मैं ज़रा देख लूँ मैंने आपको कहाँ तक जो है करा लिया। जाना नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो आप लोग लाजमी कर लो। तो अच्छा, ये करा दिया है मैंने आपको। और अच्छा, इंटरफेयर विद, एक मिनट। अच्छा देखेंगे, जो एग्ज़ाम का चक्कर देखना है ना, अब आप नीचे आओ, इसमें हमने देखना है। तो देखेंगे कार्बोनिल एंड पे हमारे पास क्लीवेज कर करके जो आया, ठीक है। अब इसमें NH2OH डालेंगे, ठीक है, तो नोच NOH, ठीक है, सॉरी वो NOC नहीं था, वो NOH था, जिसे हम ऑक्साइम कहते हैं। ठीक है, CN यानी कि कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है वो आगे OH के साथ अटैच। तो ये जो नोच, अब NH2OH डाला है, ऑक्सीजन पहले से ही था, NH2OH से NH चला गया, तो ये नोच, डबल बॉन्ड नोच, तो ये ऑक्साइम आ गया। फिर इसमें आप H2 डालोगे, ठीक है, H2 यानी कि सिंपली आप कह दो आप रिडक्शन कर रहे हो, क्योंकि ये सिंथेसिस चल रही है, रेट्रो वाला ये नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब इसकी रिडक्शन करोगे तो NH2 आ जाएगा, और NH2 फिर इसके साथ आप एसाइल क्लोराइड। अब देखिए टारगेट मालिक्यूल को माइंड में रखें, अब क्या लगाएं कि टारगेट मालिक्यूल आ जाए। तो उसके लिए अब देखें, जाहिर सी बात है आपको कुछ अल्काइल ग्रुप के लिए एसाइल ग्रुप चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप एसाइल ग्रुप लगाओगे, और एसाइल ग्रुप की यानी कि वो जो एसाइल ग्रुप है, फिर वो कार्बोनिल उसका ख़त्म करने के लिए, उसकी रिडक्शन करने के लिए LiAlH4 भी डालोगे, तो अब आपके पास टारगेट मालिक्यूल आ जाएगा। तो एग्जाम बनाने के लिए NH2OH, फिर उसमें H2 कैटलिस्ट डालोगे तो NH2 आ जाएगा, और फिर उस NH2 वाले में कुछ अल्काइल ग्रुप आपने डाले हैं, तो वो एसाइल के थ्रू डालेंगे, और एसाइल का कार्बोनिल अपेयर ना हो ऑक्सीजन, तो उसके लिए LiAlH4। तो ये बार बार करने से ही जो है अब आपको आएगा। अब नेक्स्ट टेरोलिडीन एक कंपाउंड है, इसको आप देख लो। अब इसमें वैसे तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड का आ जाना, डिहाइड्रोजनेशन इज एन ऑक्सीडेशन, लेकिन रेट्रो चल रहा है तो आप रिडक्शन कहोगे। तो अब देखें, C डबल बॉन्ड एन हमलाई FGI रिडक्शन, FGI फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की आप बार बार बताती फिर हूँ। तो अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इमीन को तोड़ने से हमेशा एक तो कार्बोनिल आता है, और एक आपके पास NH2 आ जाता है। अब फिर सिंथेसिस आपने इसकी करनी है, तो सिंथेसिस में अब आप देख लो, ये नीचे मैंने किया हुआ है कि इस कार्बोनिल और ये जो आपके पास कौन सा है, ये
टर्शरी वाला है, क्योंकि नाइट्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे 3 से अटैच है कार्बन के साथ। तो ये टर्शरी वाले को मिलाओगे, साथ इसकी रिडक्शन करोगे तो आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट वो कह रही हैं कि आप 2 ग्रुप्स को इकट्ठा तोड़ देते हो, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन करते हो, तो वो बेहतर है इसके कि आप एक एक करके करो। तो अब इसे हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, तो ये जो है इसे हम जो है इस तरह के डिस्कनेक्शन को 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन कहने की वजह, यानी कि जो बहुत सारी बुक्स में लिखी हुई है ना, और जो मुझे भी अथेंटिक लगी है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप 1 2 पोजीशन पर हैं। आप COH जो है उसे एक कार्बन कंसीडर कर लो, अगला कार्बन जिसके साथ ईथर है वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हुआ ना, उसे 2, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप। कोई आपसे पूछे या क्वेश्चन आ जाए इसे 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन क्यों कह रही है, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप 1 2 पोजीशन में है, OH वाला 1, ईथर वाला 2। ठीक है, तो इसमें अब देखें वो कह रही है कि आप यानी कि ए की तरह डिस्कनेक्शन भी कर सकती हैं, बी की तरह। मुझे जो सही लग रहा है वो बी की तरह लग रहा है, क्योंकि बी की तरह से आप तोड़ो तो देखें एक तरफ से आपके पास ये अल्कोहल वाला आ जाएगा, एक तरफ से पॉजिटिवली चार्ज OH आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो OH है ना, इसमें खासियत है कि ये एपॉक्साइड में जा सकता है, तो एपॉक्साइड वाला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इस पर कोई न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, ठीक है, यानी कि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी अटैक करती है तो वो ये यानी कि ये जो एपॉक्साइड का कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये लेस हिंडर्ड है, क्योंकि छोटे रिंग थोड़े कम स्टेबल होते हैं, लेस हिंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो कार्बन है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है लेस हिंडर्ड टर्मिनल कार्बन जो है एपॉक्साइड का, उसके ऊपर सिंथेसिस के दौरान, तो उससे टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इस पर अटैक करना आसान है, बजाय इसके कि इस पॉजिटिवली चार्ज के साथ कोई क्लोरीन लगा दो और इसकी मुश्किल और बढ़ा दो। ठीक है, तो अब देखें, अब हम कर रही हैं ना, तो एक तो ये OH वाला सीधा सीधा आ गया। ठीक है, अब इसमें हाइड्राइड डालेंगे, सोडियम हाइड्राइड, यानी कि आपने डाला तो उससे ये OH वाला आया था। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आया था, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसमें एपॉक्साइड डालेंगे तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा तरीका है, एपॉक्साइड आप डालोगे तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, ये जो ऑक्सीजन एपॉक्साइड के साथ इसके जो 2 कार्बन हैं, इनमें से किसी, ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक हैं, इनमें से किसी कार्बन पर अटैक करेगा और ये आ जाएगा, बजाय इसके कि ये जो ऑक्सीजन बेचारा था ये यहाँ पे किसी यानी कि क्लोरीन लगा था उसे हटाता, और मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छा ना होता। तो वो कह रहे हैं कि ये एपॉक्साइड वाला तरीका जो है ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखें एक और है हमारे पास एग्जाम्पल, तो ये बाकी सारी थ्योरी को छोड़े, रेड में जो स्ट्रक्चर बनी है उन्हीं से ज़्यादा अच्छी जो है समझ आनी है। तो इसे तोड़ेंगे तो एक तरफ से देखिए एपॉक्साइड बना लिया, एक तरफ से वो NH2 बना लिया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो वो NaNH2 की मौजूदगी में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, अमोनिया डाल दें। ठीक है, तो वो मिलाएंगे तो फिर आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल जो है आ गया है। अब इसमें मज़ीद मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, अब एक और इसी तरह की एग्जाम्पल एपॉक्साइड वाली करा देती हूँ। तो इसे जब आप तोड़ोगे तो देखें यानी कि 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन क्यों कह रही हैं, एक NH1 OH को 2 कह दो, तो 1 2 डिक्स भी से आप कह सकते हो, डिक्स मतलब डिस्कनेक्शन। तो इसे आप तोड़ोगे तो एक तरफ से NH2, एक तरफ से ये एपॉक्साइड बन जाएगा, फिर एपॉक्साइड वाले के ऑक्सीजन को तोड़ के एपिक्लोरोहाइड्रेट का एपॉक्साइड और ये फिनोल आपके पास आ जाएगा। और फिर जब आपने बनाना है तो बेस की मौजूदगी में, बेस तो हर जगह डालते हैं, तो ये बीच वाला मॉलिक्यूल आएगा और फिर PRNH2 पायरिमिडीन। यानी कि अब आप सोचो ना कि टारगेट मतलब टारगेट मॉलिक्यूल तक जाने के लिए आपको अब कुछ NH चाहिए, कुछ जो है अल्काइल ग्रुप चाहिए। तो अल्काइल ग्रुप के लिए और नाइट्रोजन के लिए पायरिमिडीन NH2 लगा दो इस एपॉक्साइड के साथ, तो ये आपके पास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अब बढ़ाइयाँ बयान की हैं अपने एपॉक्साइड की, भाई ये कैसे अच्छा है। यानी इसके साथ जो कार्बन अटैच होते हैं ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं, यानी कि उसमें जो प्यास होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो थर्स्ट होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि एपॉक्साइड ना बनाओ उसके साथ क्लोरीन लगा दो। ठीक है, तो इसमें वो देखिए एपॉक्साइड उन्होंने बनाया हुआ है, कोई इराइल ग्रुप O- था, तो उधर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज खड़ा कर दिया, तो उधर से उसका Cl चलता बना, तो एपॉक्साइड आपके पास आ गया। तो यही कह रही हैं कि मतलब सादा सा सवाल है, एपॉक्साइड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसके जो कार्बन होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं, बजाय इसके कि आप उस चेन को स्ट्रेट ही रहने दो, उससे एपॉक्साइड यानी कि रिंग ना बनाओ और कोई उसके साथ क्लोरीन ब्रोमीन लगा दो, तो वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, बजाय इसके कि आप रिंग बनाओ एपॉक्साइड के कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हैं, इसलिए हम एपॉक्साइड जो है यूज़ करते हैं। तो देखें ये एक आपके पास जो है कंपाउंड है। ठीक है, ये यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा,
मतलब ये चले मैं आपको बता देती हूँ। अब फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाने बैठ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो समझ आपको आ जाएगी। तो ये ना एक रिंग बना हुआ है, इसके साथ नाइट्रोजन है, कार्बोनिल है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये एक बेसिकली रिंग बना हुआ था। तो CN बॉन्ड और CO बॉन्ड दोनों हम तोड़ रही हैं। तो वो तोड़ेंगे तो ये चेन खुल जाएगी, इधर से NH2 आ जाएगा, उधर से OH आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो NH2 है इसे हम बाकी हिस्से से तोड़ेंगे और उधर से OH वाला बेचारा बच गया। तो जो OH ये NH2CO ये कार्बामेटा हमारे पास बेसिकली होता है। तो फिर इधर से हम NH2 को हटा के इसके साथ एपॉक्साइड बना देंगे। फिर एपॉक्साइड को इससे तोड़ेंगे तो वो एपिक्लोरोहाइड्रन यानी कि क्लोरीन वाला एपॉक्साइड आ जाएगा और उधर से आपके पास ये पायरीमिडीन का जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये देखें, ये एक एक करके जो है किस तरह से वो यानी कि हमें एपॉक्साइड तक लेकर जा रही हैं। अच्छा देखिए, वहाँ पे सही नहीं था लेकिन यहाँ पे तो सही बना हुआ है ना। तो आप देख लो कि फिर इसी यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल स्टार्ट में था, उसका हमने बीच से CO को काट के निकाल दिया था, ठीक है। CO को काट के निकाल दिया था तो चेन खुल गई थी, एक तरफ से OH आ गया था, एक तरफ से NH फिर हमने NH को भी निकाल दिया था। तो ये हमारे पास एपॉक्साइड आ गया था। फिर इस एपॉक्साइड वाले को इससे अलग कर दिया था। अब सिंथेसिस में यही है, इन दोनों को मिलाओ एपॉक्साइड वाले को, तो ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल, फिर उसमें NH2 डालो तो जाहिर है NH2 डालो। मतलब सिंपली जो बनाना है वही मिलाना है, इसमें तो इतनी मुश्किल नहीं है, वो डालो। और फिर कार्बोनिल लाना है तो उसके लिए कार्बोनिल के लिए उन्होंने हमें MEO2CO दिया हुआ है, जिससे कार्बोनिल आ जाएगा। कार्बोनिल कहाँ आता है, ये NH और OH जो है ना, एक तरफ से N आएगा, एक तरफ से ऑक्सीजन और बीच में कार्बोनिल लगा हुआ है। तो वही टारगेट मॉलिक्यूल है जो जहाँ पे मैं सही बना नहीं सकी, लेकिन आई थिंक सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं कि यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं 1 और 2 पे, तो आप यानी कि 2 वाले से जो है डिसकनेक्शन करो, ठीक है। तो 2 के आगे से करो, तो 2 के आगे से करोगे तो देखो ये आ गया, इसके साथ क्लोरीन लगा दो, ठीक है। अब फिर से सिंथेसिस करनी है तो क्लोरीन लगाओगे तो ये क्लोरीन वाला, फिर वो जो जोड़ना है वही ऊपर लिखा है, ठीक है। वो तो ये टारगेट मॉलिक्यूल आ गया। तो इसमें क्या मुश्किल है, अब ये देखो सिंपली 2 के बाद से करनी है। तो अब देखना जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, जैसे कि अल्डिहाइड है, इसे 1 को, दूसरे को 2 कार्बन, एक तरफ से अल्कोहल, एक तरफ से ये सेंथोन आ गया। ब्रोमीन लगा दो, टोसाइल लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। ब्रोमीन को हटाएंगे, Br2 बना के गैस बना, सॉरी ये तो लिक्विड होता है, वो बना के निकाल देंगे तो ये आपके पास अल्डिहाइड बच गया है, ठीक है। अब सिंथेसिस आप इसकी करना चाहते हो तो CHO को Br2 के साथ और फिर ये टारगेट मॉलिक्यूल, ये तो खुद आपने पीछे जो मैकेनिज्म किया है उसी को बैकवर्ड लिखा हुआ है, तो सिंथेसिस हो गई है। अच्छा, एक और अहम बात, 1,3 डिसकनेक्शंस। तो 1,3 डिसकनेक्शंस का मतलब है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 और 3 पोजीशन पे। अब जैसे कार्बोनिल जो है इसमें, उसे आप 1 कंसिडर करो, दूसरा, तीसरा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जहाँ लगा है, 1 मिनट पहले ये देख लें कि कार्बोनिल जो है वो 1 है, फिर 2, 3, न्यूक्लियोफाइल जहाँ लगा है तीसरा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी कोई फंक्शनल ग्रुप ही होगा, तो इसमें वो यही कह रही है कि फंक्शनल ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पे जो है होंगे। अच्छा, अब इसमें देखें एक चीज़ है माइकल एक्सेप्टर। माइकल एक्सेप्टर आप डबल बॉन्ड को कहते हो। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगेगा, डबल बॉन्ड बीच में, तो ये इनोलेट आयन बन जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन डालोगे, ये बस बेसिकली सिंथेसिस बता रहे हैं, तो आपके पास ये कंपाउंड टारगेट मॉलिक्यूल आ गया। तो ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल लगा होगा 1 और 3 पोजीशन पे, न्यूक्लियोफाइल को तोड़ोगे, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए आप डबल बॉन्ड लगाओगे जो कि माइकल एक्सेप्टर है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसे आप तोड़ते हो। अब पहले कार्बोनिल था, उसका जो है कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन के साथ वो लगा है, ठीक है। तो वो 1 हो गया, ठीक है। फिर 2, 3 यानी कि S जहाँ लगा है वो 3 है, ठीक है। तो 3 के साथ से आपने डिस्कनेक्शन, इसे आप तोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आप लगा दो, तो यही है। और फिर इन दोनों को मिलाओगे तो टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का कह रही हैं कि यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड देख लेते हैं। तो अच्छा देखें, एक और 1,3 डिस्क का दिखाया गया है कि कार्बोनिल वाला 1, 2, 3 जहाँ पे नाइट्रोजन लगा है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले भी हमने 3 के साथ से 1, 2, 3 यानी कि 1, 2, 3 के आगे से तोड़ा था। अब भी हम 1, 2 गिने ना मेरे साथ, 1 कार्बोनिल वाला 1, 2, 3 यानी कि वो जो कार्बोनिल वाला है उसे आपने 1 कहना है, ठीक है। तो इसको आप तोड़ोगे तो देखो, इसे तोड़ने से पायरीमिडीन यानी कि 2 सेंथोन आ गए हैं, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर अब इसे बनाना है तो इसे बनाना ये माइकल एक्सेप्टर है, ठीक है। इसे पायरीमिडीन के साथ मिलाओ तो ये टारगेट मॉलिक्यूल जो है बन गया है।
तो हाँ देखिए अहम नुकात, डिसकनेक्शन मस्ट लीड टू नॉन रिलायबल रिएक्शन, जी यही करते आ रही हैं और हमने क्या किया है। फॉर कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट ज्वाइंड बाय हेटेरो एटम डिसकनेक्ट नेक्स्ट टू हेटेरो एटम, ये भी हम जानते हैं। कंसिडर अल्टरनेटिव डिसकनेक्शन एंड चूज रूट्स दैट अवॉइड कीमोसेलेक्टिविटी प्रॉब्लम, ऑफन दिस मीन्स डिसकनेक्टिंग रिएक्टिंग ग्रुप फर्स्ट, जी हमने ये भी किया है। यूज़ टू ग्रुप डिसकनेक्शन वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है, यानी कि जहाँ कहीं मुमकिन हो दो ग्रुप डिसकनेक्शन को आप हमें देंगे तो हम कर लेंगे। आप फंक्शनल ग्रुप 1 और 2 पर लगाओगे तो हम कर लेंगे। अच्छा देखिए ये जो टू ग्रुप डिसकनेक्शन है ना, इसका सिर्फ यही माइंड में आपने नहीं रखना कि फंक्शनल ग्रुप 1 और 2 पे, मतलब ये तो कॉमन है। मेन जो आपने याद रखना है वो ये कि आप एक फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करोगे दूसरे को तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे हमने एपॉक्साइड बनाया था, ठीक है, यानी कि एपॉक्साइड बेसिकली वो एक ईथर ही था ना, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे थे हम दूसरे को तोड़ने के लिए। अच्छा अब हमने नेक्स्ट देखनी है अपने कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन, जो कि मेन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो वो कह रही हैं कि अब तक जो हमने किए हैं कार्बन ऑक्सीजन किए हैं, और हमने अच्छा माइकल एक्सेप्टर का पहले थोड़ा बता दूं फिर ये देखती है। माइकल एक्सेप्टर जो होती हैं हमारे पास, उनकी इलेक्ट्रोफिलिक साइड जाहिर है, अब डबल बॉन्ड आ गया तो उनके जो कार्बन होंगे उन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड ने बॉन्ड बना दिया है। उनकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है कार्बोनिल से 2 कार्बन दूर, और 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। इलेक्ट्रो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन यूजुअली कार्बोनिल बट इट कैन बी नाइट्रोसाइनाइड। वो कह रही हैं कि इस माइकल की जगह आप साइनाइड ग्रुप भी लगा सकते हो, आप नाइट्रो भी, वो हम आगे देखेंगे, वो उन चीज़ों को छोड़ें खैर, ठीक है। तो ये सारा तो मैंने आपको करा दिया है। वगैरह के सारे न्यूक्लियोफाइल जो है माइकल एडिशन करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, अब ये हम देखेंगे ना। अब जैसे ये था न्यूक्लियस लविंग स्पीशी जो होती है वो यानी कि माइकल एडिशन करती है, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी जो बन जाती है, ठीक है। तो यानी कि अब ये न्यूक्लियोफाइल ही था ना, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी थी नाइट्रोजन, अब इसे तोड़ा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी कमी को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को आपने बीच में कहीं आ गया है, अब आपने उसकी पूरा करना है, तो आप ये फिर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। तो अब जैसे अब ये न्यूक्लियोफाइल था SH, ठीक है, इससे इसे तोड़ा तो फिर इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के साथ से आप जब तोड़ो 1 3 डिसकनेक्शन हो और साथ पॉजिटिव चार्ज आए तो फिर आप डबल बॉन्ड लगाओ, जो कि माइकल एडिशन होगी। यानी कि कोई ना कोई, अब देखें ना इसका ये जो मेन थीम है फार्मूला, यानी कि साथ कोई न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, यानी कि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी असल में जो है लगी हुई है। इधर सल्फर लगा हुआ था, ठीक है, जहाँ से तोड़ा, इधर नाइट्रोजन लगा हुआ था, और फिर ये लगा हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज आए, लगा दो डबल बॉन्ड। मतलब अब सिचुएशन कर करके समझ आ ही जाएगी। मतलब ये प्रैक्टिस वाला काम भी ना बहुत है। अच्छा डिसकनेक्शन का वो कह रही हैं कि अब तक हमने जो किए हैं कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर जो है किए हैं, ये देखें ये सारे न्यूक्लियोफाइल लगे हुए हैं बेचारे कार्बन के साथ। लेकिन वो सबसे अहम वो कह रही हैं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कार्बन कार्बन को तो हम भूल ही गए। तो वो कह रही हैं कि हम कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन देखेंगे जिस तरह से हमने कार्बन और हेटेरोएटम यानी कि एक्स के हमने देखने हैं, कंसिडर करें आप किसी भी जो है सिंपल कंपाउंड को। फिर वो कह रही हैं कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अल्काइलेशन अल्काइन की वो कहते हैं रिलायबल रिएक्शन है। तो सेंसिबल डिसकनेक्शन ये है कि आप नेक्स्ट टू, देखिए उन्होंने खुद रूल बता दिया कि आपने ट्रिपल बॉन्ड से आगे से तोड़ना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बताने के बाद उनके कंपाउंड आया, तो ट्रिपल बॉन्ड के आगे से उन्होंने कहा तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो इसके साथ फिर हाइड्रोजन लगा देंगे, उसके साथ ब्रोमो लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को फिर मिलाएंगे NaNH2 की मौजूदगी में, यानी कि NaNH2 की मौजूदगी में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर फिर टारगेट मॉलिक्यूल बना देंगे। अच्छा अब देखें ये एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, इस तरफ से लिंडलार के थ्रू जाता है तो सिज बनता है, और उधर से जाता है NaNH3 के थ्रू, तो ये जो है ट्रांस बन जाता है। अच्छा वैसे ट्रांस वाला जो है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, अंटाई ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब इसमें अच्छा अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखें इसमें कि ये सिज वाला डबल बॉन्ड है, इसकी हम रिडक्शन, असल में ऑक्सीडेशन है, डबल बॉन्ड का ट्रिपल में जाना, लेकिन यहाँ पे उलट कहना है ना, रेट्रो है। तो फिर इसे अब हम जो है अल्काइन में बदलेंगे, और अल्काइन में बदलने के बाद नेक्स्ट टू हमने वो तोड़ना है, ठीक है। तो यानी कि FGI में आप डबल बॉन्ड को ट्रिपल में, नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड आपने तोड़ना है, आप तोड़ दिया आपने,
फिर ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट टू मज़ीद करना है, ट्रिपल बॉन्ड को बिल्कुल आपने अलग कर लिया है, ठीक है। तो उधर से जो OH आया था वो एपॉक्साइड बना देगा, ठीक है। तो फिर अब ये NaNH2 EtBr की मौजूदगी में ET इसके साथ लग जाएगा Br से, फिर एपॉक्साइड वो जो ऊपर मैकेनिज्म है उसी को उलट करके और ये कुछ चीज़ें डाल के, ठीक है। तो ये OH आ गया, फिर H2 की मौजूदगी में, अब ये तो सिंथेसिस है ना, इसी रिडक्शन ही आपका हो गया, तो रिडक्शन करोगे तो ये आपके पास फिर ट्रिपल से डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। तो अच्छा अब नेक्स्ट वो देखें, कह रही हैं कि CO एस्टर का बॉन्ड नेक्स्ट टू हेट्रो एटम करो, तो OH आ गया एक तरफ से, तो फिर उसकी हाँ ये इधर देखो, इसकी फिर रिडक्शन डबल बॉन्ड है ना, इसकी असल में ऑक्सीडेशन इसे रिडक्शन कह रहे हैं, तो ये फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो वो कह रहे हैं कि इसे तोड़ने से पहले आप अल्टरनेट रूट में बदल के भी तोड़ सकते हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टू मज़ीद ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये BrOH आ गया, तो ये देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें सोडियम, और इसकी अब इसे बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया सोडियम और NaNH2, फिर इसके साथ लगाएंगे MEI की, तो इधर से MEI आ जाएगा NaNH2 की मौजूदगी, फिर NaNH2 यानी कि हाइड्रोजन दे रहे हो आप, तो ये आ गया, और फिर H2O और एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप फिर इसके साथ आके लग जाएगा, एस्टर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1,2 CC डिस्कनेक्शन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगा है वो कार्बन नंबर 1 2 से आगे से तोड़ दें तो फिर क्या होगा, एक पे नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। फिर बेस की मौजूदगी में EtBr ET उसके साथ लग जाएगा, तो सिंथेसिस हो गई भाई, ठीक है। तो अब ये देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपके पास, तो इसमें 1 2 के आगे से 1 2 तोड़ रहे हो, ठीक है, तोड़ दिया, और फिर इधर से ये नेक्स्ट टू हेट्रो एटम कर देते हो, मतलब अब ये खुद ही जब आप स्टार्ट होगे ना फिर खुद ही आता चला जाएगा, फिर इसे तोड़ोगे तो OH आ गया, ठीक है। और इधर से ये इसे जो तोड़ा इसके साथ फिर कोई भी लिविंग ग्रुप ब्रोमाइन लगा दें, जो ऑलरेडी लगा है वो लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो फिर मज़ीद इसी को बनाया हुआ है बेस की मौजूदगी में, NaI इसके अंदर उन्होंने डाला है, ठीक है, NaI, और ये ऊपर टारगेट मॉलिक्यूल पे आपको ये सींग बहुत सारे ऑक्सीजन के एनहाइड्राइड जो है दिख रहा होगा, तो ये डालेंगे, मतलब जो चीज़ इसमें मेन यही है कि जो चीज़ लगी हुई है कंपाउंड पे वही लिख दो इसके ऊपर, ठीक है। फिर वो कह रही है कि ये जो है रिएजेंट है, अगर यूं सिंथोन होगा कार्बोनिल के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसका रिएजेंट वो कह रही है कि ये एस्टर वाला होगा, ठीक है। और ये यानी कि ROCO इसके साथ, यानी कि कोई ऑलरेडी एस्टर है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसके साथ एक और एस्टर लगा हुआ है, तो ये इसका रिएजेंट है। ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ एस्टर लगा दो, वो रिएजेंट है इसका, ठीक है, यानी कि कार्बोनिल के साथ एस्टर लगा दो। और अगर यानी कि एक ऑलरेडी एस्टर है उसके साथ नेगेटिव चार्ज है, तो एक और एस्टर लगा दो। तो 1,2 CC डिस्कनेक्शन चाहिए कि कार्बोनिल वाला कार्बन 1 अगला 2 उसके साथ से तोड़ोगे, एक तरफ ब्रोमीन लगा दो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो इसका रिएजेंट अब ये तो रटना पड़ेगा आपको, कि अभी ऊपर भी मैंने बताया, तो ये थोड़ी लर्निंग करनी पड़ेगी। तो इसका रिएजेंट हमने ऊपर देखा था, कार्बोनिल के साथ आप ये एस्टर लगा दो। अब सिंथेसिस करनी है तो फिर NaOET डालेंगे, ठीक है। तो NaOET डालेंगे तो उससे इसके अंदर क्या होगा कि NaOET डालने से इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर ये इसके साथ दूसरा ब्रोमीन वाला मिलाएंगे, और ये फिर इसके साथ मतलब कि मिल जाएगा, तो फिर CO, हाँ मतलब वो जो बनाना है उसकी तरफ फिर बेस की मौजूदगी में, मतलब वो जो बनाना है ना उसी के पुर्जे इसके साथ हिस्से, उसी से देख लें उन्होंने खुद मालिक्यूल दिया हुआ है कि इसमें और क्या डालें, तो उसी के हिसाब से वही हिस्सा सा तो ऊपर लिखना है, या जिससे वो आ रहा है कंपाउंड से वो लिखना है, और बेस हर जगह लिखना है, हीट कर दें, और ये मालिक्यूल बन गया आपके पास। नेक्स्ट कार्बन फास्फोरस का, अच्छा देखिए नेक्स्ट अब इसमें उन्होंने कार्बन फास्फोरस बॉन्ड, अब ज़ाहिर है हेट्रो एटम है, इसे तोड़ा हुआ है, इन दोनों को इकट्ठे तोड़ा हुआ है, तो दोनों जगह पे OH आ जाएगा। अब इसकी असल में तो ऑक्सीडेशन है, अल्कोहल से एस्टर में जाना, लेकिन यहाँ इसे रिडक्शन करेंगे, फिर इसे तोड़ेंगे, एक तरफ Br लग जाएगा, एक तरफ एस्टर ग्रुप आ जाएगा। अब इसे बनाना है तो इन सबको हाय खुद देख लो बच्चों, इतना तो मैंने बताया है, ठीक है। अब इसके साथ और क्या जोड़ना है, ऊपर से देखो क्या बना था, इसके साथ जो बना था वही लिखो, ठीक है, बेस की मौजूदगी में। तो देखिए वो सेकंड वाला मॉलिक्यूल आ गया, फिर उसकी रिडक्शन करनी है, कोई टेसाइल ग्रुप लगा दो, कुछ लगा दो, ठीक है। तो उससे OTS आ जाएगा। फिर इसके अंदर ये देखिए ऊपर वो जो उन्होंने आपको कंपाउंड दिया है, मतलब उसी से देखना है, मैं क्या आपको बताऊँ, तो वो डालेंगे, तो ये देखें टारगेट मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो नेक्स्ट कह रही है कि कन्वर्ट टू ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप,
यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जो करनी है ना, तो वो ऑक्सीजन वाले किसी फंक्शनल ग्रुप में बदल दें ताकि फैसिलिटेशन हो सके आपकी। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि ये देखें, नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड आप डिस्कनेक्शन कंसिडर करो। जैसे कि कार्बोनिल है तो दो के आगे से काटो, नीचे से ऊपर से, और अगर यूं कंपाउंड दिया हुआ है कंसिडर डिस्कनेक्टिंग, यानी कि यूं करो अगर इस तरह का कंपाउंड है। और फिर नेक्स्ट जो है वो कह रही हैं कि इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है तो देखो कि ये संथोन है। ठीक है, तो इसे यूं आपने जो है काटना है। और यानी कि ये अब ये आगे मैं आपको रूल्स बताती हूँ कि कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल को किस में, अब ये टर्शरी अल्कोहल को कीटोन में बदलेंगे। ठीक है, स्टार्ट में बताया है टर्शरी अल्कोहल और टर्शरी अमाइन, यानी कि जिसके साथ OH अटैच है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो टर्शरी, या 4 से जुड़ा हो तो क्वाटरनरी, या 2 से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, या 1 से जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, अब ये सिंथेसिस करनी है तो MgE2O की मौजूदगी में MgCl आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे कीटोन के साथ मिलाओगे OMgCl आ जाएगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू अल्कोहल बनाना बड़ा फेमस है। ठीक है, तो पहले इसमें Mg डाल दो, डाल दिया जी, फिर उसमें कीटोन डाल दो तो OMgCl हो गया जी, फिर उससे अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट, अब इसमें ये करना है कि 1 मिनट, तो ये वाला जो रिएक्शन दिखाया गया है इसमें आप देखो, जो सही लग रहा है मुझे C वाला सही लग रहा है, क्योंकि C से फिर जब टूटता है ना तो एक तरफ ET माइनस आ जाता है, एक तरफ से ये मतलब कि कौन सा अल्कोहल था, टर्शरी था, उसे आप कीटोन में बदल दोगे। ठीक है, अब सिंथेसिस भी करनी है, ये कीटोन को ETMgBr के साथ मिलाओ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो अल्कोहल बन जाएगा। सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऊपर लिख दें, अल्कोहल जो है आपके पास बन जाएगा। देखें ऐसे कीटोन दिया वो ये तो अल्कोहल बन गया। अब देखें ये कंपाउंड आपके पास जो है एक दिया गया है, B से उन्होंने तोड़ा है, तो देखें सेकेंडरी अल्कोहल को हमेशा आप अल्डिहाइड में, सेकेंडरी है ना OH लगा हुआ है तो इसे अल्डिहाइड में बदल दिया, उसे XMG में बदल दिया। अब एक ही जानिब से अगर हम तोड़ते हैं तो एक ही जानिब से तोड़ो तो उससे भी यही होता है कि एक हिस्सा जो है इसका, यानी कि एक ही जानिब से CHO, इससे भी एक अल्डिहाइड बन जाएगा, और बाकी जो है उसके साथ MgX लगा दो और MgX से फिर OH आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही करना है। और फिर अब ये बनाना है तो थाइनाइल की मौजूदगी NaI, तो इसके साथ I लग जाएगा, कोई भी लिविंग ग्रुप हैलोजन आप लगा सकते हो। फिर ETO Mg की मौजूदगी में OHC, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लिख देते हो, कोई साथ जो पुर्जा जोड़ना है वो लिखोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ये इसमें मेन ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखो सिंथेसिस में तो उससे कीटोन अल्डिहाइड जो भी है उससे अल्कोहल बन जाएगा। अब देखें 11cc, यानी कि एक ही से आप कर रहे हो डिस्कनेक्शन, तो अब ये टर्शरी अल्कोहल है तो ये कीटोन में बदलेगा। ठीक है, तो फिर इसे मज़ीद तोड़ेंगे तो एक तरफ यानी कि आपके पास कीटोन आ गया, एक तरफ Br लगा दो। अब इसे बनाना है तो इन सबको मिला दो और फिर इसकी रिडक्शन कर दो H2 के साथ, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल डिस्कनेक्शन का वो कह रही हैं कि यानी कि दो को इकट्ठा तोड़ दो तो वो शॉर्टकट हो सकती हैं। तो दो को यहाँ पे देखिए हमने इकट्ठा तोड़ दिया है तो इसे 2 PH MgBr आ जाएगा, और उधर से हमारे पास ETO2EC बन जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है, तो 3 के आगे से तोड़ेंगे तो NH और ये आ गया। अब सिंथेसिस में यही इन सब को मिला दो तो ये बन गया। ठीक है, तो इसमें वो कह रही हैं कि यूं अगर आप कर दो तो रिलायबल ये नहीं होता। ठीक है, अब वो कह रही है कि कार्बोनिल की को आप असल में यानी कि ये इसकी ऑक्सीडेशन करके, असल में तो ये रिडक्शन ही है ना। ठीक है, तो OH में बदलो, फिर उससे तोड़ेंगे, सेकेंडरी है तो इससे क्या होगा कि एक आपके पास अल्डिहाइड आ जाएगा और एक तरफ MgCl आ जाएगा, और फिर इससे Cl MgETO PHCHO एक उसका पुर्जा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो, तो फिर ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास ये मेन आ गया। तो अब याद रखें कि सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि वो जिसके साथ जुड़ा आगे वो 2 ग्रुप के साथ अटैच है 11cc, तो वो अल्डिहाइड में चला जाएगा। और यानी कि कोई आपके पास कीटोन है, ठीक है, कीटोन की FGI, हाँ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में आप देखो तो कीटोन को आप सेकेंडरी अल्कोहल में बदलो और फिर उसे R2 काट लो तो एक तरफ CHO आ जाएगा क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल था, यानी कि कीटोन आपके पास दिया हुआ था उसका ये है, उसे यूं ऐसे खुद नहीं काटना, उसे पहले अल्कोहल में बदलो फिर उसे तोड़ो तो एक उससे अल्डिहाइड आ जाएगा, एक R2MgX आ जाएगा। और अगर तीनों डिफरेंट R लगे हैं और एक R को आप तोड़ते हो तो वो टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है,
तो फिर उससे जो बनेगा, तीनों डिफरेंट है तो कीटोन बनेगा, और अगर उसमें से कोई दो एक जैसे हैं तो एस्टर बनेगा। ये बात माइंड में रखें। अब इसमें दो R2 एक जैसे हैं तो इससे जो है एस्टर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने डोनर और एक्सेप्टर का जो है सेंथोन्स देखने हैं कि नेगेटिवली पोलराइज्ड जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसे जो है आप क्या कहते हो, उसे आप डोनर कहते हो और उसे सैंपल डी दे देते हो। ठीक है, और जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, जाहिर है बेचारे के पास कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे एक्सेप्टर कहेंगे, उसे हम ए से देंगे। फिर वो कह रही है कि हम एक्सेप्टर्स को वी कैन क्लासीफाई द सेंथोन्स फर्दर अकॉर्डिंग टू वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज रिलेटेड टू रिएक्टिव साइड। द फर्स्ट सेंथोन इन द डायग्राम बिलो विच कोरिस्पॉन्ड टू एन एल्डिहाइड वी कॉल इट एज A1 संथोन because it is an acceptor that carries a functional group on the same carbon as its reactive center, यानी कि जहाँ reactive center है वहीं पे functional group है तो उसे A1 कह देंगे, और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है तो इस वजह से उसे एक्सेप्टर कहेंगे। सेकंड जो है D2 संथोन है, क्योंकि डोनर है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसे D2 इसलिए कह रही है क्योंकि रिएक्टिव साइट सेकंड पोजीशन पर है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की यानी कि सेकंड पोजीशन पर आ रही है। ठीक है, और फिर अब हम देखेंगे कि इनसे फिर बन क्या सकता है। ये देखें, ये बहुत अहम चीज़ आ गई है जो आपके बहुत काम आएगी। एक तो ये माइंड में रखो, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज उसे एक्सेप्टर कहते हो। फिर अगर वहीं पे फंक्शनल ग्रुप लगा है जहाँ पे चार्ज है तो उससे 1 होगा, और अगर उससे 2 फंक्शनल ग्रुप के 2 पोजीशन पे रिएक्टिव साइट आ गई है तो उससे A2 D2, फिर ये हम चार्ज के हिसाब से जो है हम देंगे। अब देखें, पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहीं पे चार्ज है। ठीक है, तो A1 और पॉजिटिव चार्ज था, तो वो कह रही हैं कि ऐसा अगर सीन है तो इसे आप अल्डिहाइड में संथोन का यानी कि बदले में जो लिखोगे वो अल्डिहाइड लिखोगे। और दूसरा देखें, नेगेटिव चार्ज तो आंखें बंद करके इसे डोनर बोलना है, और फिर देखें जहाँ फंक्शनल ग्रुप है इसे 2 पोजीशन पे चार्ज है तो इसे D2 कह देना है। ठीक है, और इससे जो आएगा तो ये देख लें कि ये इक्वलेंट है, ये इनोलेट आइन है आपके पास। और फिर देखें पॉजिटिव चार्ज है 2 पोजीशन पे A2, तो ये माइंड में बिठा लें, और फिर OH के साथ तो एपॉक्साइड। ठीक है, और इस तरह से 3 पोजीशन A3 पॉजिटिव चार्ज और फिर 3 पोजीशन पे रिएक्टिव साइट आई है तो वो माइकल एक्सेप्टर के जो है बराबर है। ठीक है, तो इन्हें एक्सेप्टर कहते हो या फिर आप डोनर कहते हो। अ नंबर शोज द पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर और डोनर रिलेटिव फंक्शनल ग्रुप हम देख चुके हैं। A1 इज अ कार्बोनिल कंपाउंड एंड D2 संथोन एज इनोलेट। तो जो A1 वाला है वो किसके बराबर है, अल्डिहाइड के बराबर है। D2 वाला इनोलेटाइन के, A2 वाला एपॉक्साइड के, और A3 वाला माइकल एक्सेप्टर के बराबर है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमने 1,3-D फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड देखने हैं। तो वो कह रहे हैं कि ग्रीगनाट रिएजेंट ही हैं जो अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्कोहल में बदलते हैं। और ये सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसा नहीं करते, वो इनोलेट के साथ रिएक्ट करके भी यही करते हैं। इनोलेट्स के साथ भी वो ऐसा ही जो है करते हैं अल्डोल रिएक्शन में। अच्छा देखें, अब ये कार्बोनिल है तो उससे इनोलेट आइन बना, वो दूसरे कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अल्डोल, अल मीन अल्डिहाइड, कीटोन भी यहाँ पे कह सकते हैं, और ओल मीन अल्कोहल। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट देखें कि अच्छा देखेंगे अल्डोल था, इससे आप तोड़ते हो 1 2 3 के साथ से तोड़ना है। 1 3 डायो यानी 1 और 3 पे ऑक्सीजन लगी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज लगेगा, तो एक जो है D2 होगा और एक तरफ जो है प्लस वाला होगा, एक तरफ प्लस वाला अल्कोहल वाला और ये। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि D2 किसके बराबर था, A1 किसके बराबर था। तो हमने ये स्टार्ट में देखा था कि D2 इनोलेट आइन के बराबर था, और जो हमारे पास A1 था वो अल्डिहाइड के बराबर था। वैसे भी ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो फिर ठीक है, सॉरी ये A1 होगा। इज़ दैट A1, यानी कि जहाँ OH लगा है वहीं पे, हाँ A1 है। लेकिन ये जो है A1 है, लेकिन इसे हम अल्डिहाइड नहीं कह रहे, इसे हम कीटोन कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ अल्काइल 2 आ गई हैं। चलें ये आगे अब हम देखते हैं। एलिमिनेशन इज़ ईजी बिकॉज इट गोज़ बाय अ इवन CB। अच्छा ये देखें, ये अब करेंगे तो पता चलेगा। तो फिर अब इसको आप तोड़ते हो OH के आगे से। ठीक है, अब इसे तोड़ोगे तो प्लस एक तरफ और एक तरफ जो है माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब देखें आप, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने देखा था कि ये किसके, अल्डिहाइड के बराबर है, तो ये अल्डिहाइड आ गया यहाँ पे। और ये वाला क्या है, ये D2 है, तो ये इनोलेट आइन बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें से क्या करना है कि आप डिहाइड्रेट,
डिहाइड में तो जो उल्टा कहना है, हाइड्रेशन कर रही हैं पानी डाल के OH लगा रही हैं और डिहाइड्रेट आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेट आप कर रहे हो, फिर इसे तोड़ेंगे तो जाहिर है CHO फिर इन दोनों को बेस की मौजूदगी में मिलाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब कभी माइकल एक्सेप्टर को तोड़ते हैं तो एक तो कार्बोनिल आता ही है, बाकी ऐसे सिंपल आ जाता है। तो वही हमने किया। अल्फ़ा बीटा क्यों कह रहे हैं, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा और दूसरा बीटा, उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये अब देखें अल्फ़ा बीटा से आप तोड़ते हो तो ये हम स्टार्ट में ही देख चुके हैं, ठीक है। एक कार्बोनिल और दूसरा उसके साथ जो है Me लग जाएगा और फिर नेक्स्ट इसके पुर्जों को मिलाते जाएंगे, पहले जिंक की मौजूदगी में, फिर हाइड्रोजन टारगेट, फिर NaOET की मौजूदगी में, फिर जो है यानी कि इसे कीटोन के साथ मिलाएंगे, Na कीटोन के साथ इसे जो है हम मिलाएंगे कीटोन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर देखें कंपाउंड में कीटोन जुड़ा हुआ है, ठीक है। NaOET की मौजूदगी में तो ये बस टारगेट मालिक्यूल वही पुर्जे लिखते जाने हैं। तो नेक्स्ट अब आप देखो, इसे आप तोड़ रहे हो 1 और 3 पे डाइयो है तो 3 के पीछे से करना है, तो करेंगे तो फिर ठीक है। तो फिर ये आपके पास 2 एस्टर आ गई हैं। ये आई थिंक स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये इस रिएजेंट के, मैंने कहा था जब ऑलरेडी एक ईस्टर हो तो एक और एस्टर लगा देना है, ईस्टर नहीं सॉरी एस्टर हो, और उधर से वो बेचारा वो सेकेंडरी अल्कोहल था, उसने तो अल्टीहाइड बनना है, तो ये इसका रिएजेंट मैंने ऊपर दिया था। फिर इसे मज़ीद आप तोड़ोगे तो Br और ये 2 एस्टर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसे NaOET ये पुर्जे मिलाने हैं और ये बनाना है बेस की मौजूदगी में NaOET हीट। अच्छा देखो सिंथेसिस आसान है, खुद ही कर लेना, अब ये मैं क्या बताऊँ, खुद जो ऊपर मैकेनिज्म किया होगा उसी को उलट लिख दो, वही सिंथेसिस होगी, बस ये ध्यान रखना कहीं पे H और ये वो, ठीक है, बेस। अब इसे भी हम तोड़ेंगे, CN बॉन्ड तोड़ रही हैं, तो एक तरफ कार्बोनिल एक तरफ NH2, ठीक है। तो अब फिर मज़ीद फंक्शनल ग्रुप उसमें बदल दो, एसिड में बदल दो, ठीक है। और फिर आपको पता है जब ये टूटता है डबल बॉन्ड एक कार्बोनिल आ जाता है और एक तो वैसे बेचारा यानी कि एसिड है वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब सिंथेसिस खुद देख लेना प्यारे बच्चों, इसमें कोई नई बात। हाँ SOCl2 क्लोरीन के लिए, यानी कि ये जो क्लोरीन था यहाँ पे उसके लिए SOCl2 डालोगे, हीट करोगे, ये वो पुर्जे ही जोड़ने और क्या करना है CO एसीटाल, तो ये 2 ऑक्सीजन आ गए हैं, ठीक है। तो ये एसिटाल ग्रुप बेसिकली आपके पास इस टाइप का जो है होता है। अच्छा तो जब 2 ऑक्सीजन इकट्ठे आ जाते हैं तो वो बेसिकली आपके पास यानी कि जो मेन कार्बन है ना सेंट्रल, ठीक है, उसके साथ 2 ऑक्सीजन आ गई हैं, तो एसिटाल इसे तोड़ेंगे तो इधर OH आ जाएगा। फिर इसकी असल में ऑक्सीडेशन हो रही है, अल्कोहल का एस्टर में बदलना, लेकिन उलट कहना है तो FGI रिडक्शन। अब यही इसके पुर्जों को जोड़ना है और ये बन जाएगा, और ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब इसे देखें, इसको आप तोड़ोगे तो Me2 यानी कि NH हाइड्रोजन सिंपली लगा दोगे, उधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसे तोड़ोगे तो ज़ाहिर है उससे कार्बोनिल बनना है। अब ये खुद करना, खुद सिंथेसिस करना। अल्डोल टाइप कंसनट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1-3 रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है। अब OH1 है, उधर देखिए पहले टारगेट मालिक्यूल ही देख लो, NH2 3 पे तो 1-3 रिलेशन में, तो पहले सिंथेसिस ही वो दिखा रही हैं कि इसे कीटोन के साथ मिलाओगे तो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल आ जाएगा। फिर उसकी आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे LiAlH4 के थ्रू। यहाँ पे तो सीधा सीधा कहना है क्योंकि सिंथेसिस है ये, तो उससे क्या होगा कि NH2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो देखें NH2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 1-3 पे है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इसमें देखो कि ये जो है आपके पास CN आ गया है, ठीक है। असल में ये ऑक्सीडेशन है लेकिन यहाँ पे इसे हम रिडक्शन कह रही हैं। तो ये करेंगे और फिर यानी कि ये किया CN में इसे बदला और फिर इसे 1 और 2 से तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो एक अल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये दूसरा CnR2 आ जाएगा। और फिर ये जो हमारे पास, अच्छा देखें एक और कंपाउंड है तो इसकी रिडक्शन आप करते हो तो CN आ गया, इसमें वो यही करेंगे आप CN में बदल लो और फिर आपने क्या करना है कि CN अलग हो जाएगा, ठीक है, और वो ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल अल्डिहाइड में बदल जाएगा। और फिर नेक्स्ट जैसे पहले 2 ऑक्सीजन को इकट्ठा तोड़ा था, इधर से NH2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे CN में बदल लो और सेकेंडरी अल्कोहल
या टर्शरी है उसे कीटोन में बदल दो, फिर CN को अलग कर दो, इधर Br लग जाएगा। मतलब इसमें कौन सी बात है, NH2 को CN में बदल के बाकी सारा वही है। सिंथेसिस करनी है तो अब इसमें NaCN के लिए NaCN दे देंगे, कीटोन देंगे तो वो इसके साथ मिलके कीटोन जो इसके साथ मिलेगा तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। फिर हाइड्रोजन डालेंगे रोहिडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में और एक्सेस CH2O उसके अंदर हम ऐड करेंगे। एक्सेस CH2O उसके किसी कंपोनेंट के लिए होगा। तो एल्डोल टाइप कंडेंसेशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन 1,3 रिलेशनशिप मैनिक रिएक्शन। तो जो मैनिक रिएक्शन है इसमें यही है। अब देखें ये हमारे पास एक कंपाउंड था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 1,3 में लगे हुए हैं। अब इसे हमने कीटोन में बदल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैनिक में अब हम ये करेंगे कि इसे तोड़ेंगे। तो अब ये माइंड में बिठा लें कि इससे एक तो ये कीटोन आ जाएगा और दूसरा CH2 और NR2। यही हमारे पास जो है मैनिक रिएक्शन है कि जब हम इसे तोड़ते हैं तो उससे हमें कीटोन मिलता है और फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो कीटोन का फॉर्मल्डिहाइड का मिलना और HNR2 का मिलना, यानी कि सेकेंडरी अमाइन का। मेन जो मैनिक रिएक्शन है ना वो मैं आपको बताऊं कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी अमाइन और कीटोन मिलते हैं और उससे बीटा अमाइनो कीटोन जो बनता है, ठीक है। अब आप ये बीच वाला देखो कि इसमें जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उससे अगला अल्फा और उससे अगला जो है बीटा होगा। तो देखें बीटा के साथ NR2 लगा ना, बीटा अमाइनो कीटोन। और देखें ये जिसमें टूट रहा है, ठीक है। मैनिक रिएक्शन की पहचान ये है कि किससे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी अमाइन और कीटोन से। अब ये बात माइंड में हो तो प्रोडक्ट आप खुद ब खुद ही लिख लो। अगर दूसरा तोड़ने से भी पता चल रहा है कि एक इससे NR2 अलग कर लो जो कि सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, एक फॉर्मल्डिहाइड अलग कर लो और ठीक है, और एक इससे कीटोन आ जाएगा। अब दूसरा एक और अब हमने देखना है, इसे हम तोड़ेंगे तो एक यहाँ पर Mg1 कर रहे हैं तो MgCl क्योंकि अल्कोहल है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आधा हम इसमें लगा देंगे और दूसरा टर्शरी अल्कोहल था तो कीटोन। अब इसे अब हम ये देखें बीटा अमाइनो कीटोन है, अल्फा बीटा, इसमें भी बीटा पे लगा है। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो फिर यानी कि पहले वो टर्शरी अल्कोहल था तो उसे कीटोन में बदला और फिर देखा कि अगर ये बीटा अमाइनो कीटोन है, ठीक है, तो अब फ़ौरन से माइंड में ले वही मैनिक वाली एक कीटोन बना दें, एक फॉर्मल्डिहाइड बना दें और एक इसमें जो है आप वो बना दो सेकेंडरी अमाइन बना दो। अब सिंथेसिस करनी है तो Me2NH, ठीक है, एक वो मतलब वही चीज़ें ले आए। आप फॉर्मल्डिहाइड लाओ, आप सेकेंडरी अमाइन लाओ, उससे मिलाओ, ये बीच वाली प्रोडक्ट बनेगी। फिर MgCl यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा, कोई और लिविंग ग्रुप ना लिखा, क्योंकि सिंथेसिस के दौरान हमें पता है अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनता है तो वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखो, अब हम इसे तोड़ रहे हैं तो इसे अब हम तोड़ेंगे तो फिर ये यानी कि अल्कोहल में बदल दो। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल है और ये इसमें बदल दो, ठीक है। तीसरे के साथ से जो है 1,3 डिस्क, तीसरे के साथ से हम डिस्कनेक्शन करते हैं क्योंकि ये बीटा अमाइनो, ये भी देखें, अब देखें फ़ौरन से हमें पता चल गया। अब Cl को हमें पता है, हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्ट कार्बोनिल में तो ये कीटोन आया, ठीक है, और बीटा अमाइनो कीटोन है। तो अब इसे वही यानी कि आप कीटोन बनाओ, आप जो है वो बनाओ, क्या बनाओ, फॉर्मल्डिहाइड बनाओ और सेकेंडरी अमाइन बनाओ, ठीक है। और इसमें वही चीज़ें डालो, आप फॉर्मल्डिहाइड डालो, आप सेकेंडरी अमाइन डालो बीच वाली, फिर इसे रिड्यूस कर दो तो NaBH4SOCl2Cl के लिए, मतलब वही चीज़ें स्टार्ट वाली, Cl के लिए SOCl2, रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन हटाने के लिए NaBH4 और फिर वही MEOOH, ठीक है। तो वो टारगेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये सारा हमने देखा। तो जो अहम नुकात हैं, एक ये कि आप नॉन रिलायबल रिएक्शन करो, ऐसे नहीं ऊट पटांग। नेक्स्ट टू हेट्रो एटम करो और आपको कहीं ऐसा जैसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दिख गया है, अब ये स्ट्रक्चर को देख के सारी सेंसेस को काम मिलाना है, याद करना है कि ये मतलब है क्या क्या। तो फिर वो आ गया है तो उसे फ़ौरन माइंड में ले आओ कि उसे एक कीटोन बनता है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तीसरा सेकेंडरी अमाइन बनता है, ठीक है। और आपके पास कोई अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड आ गया है, यानी कार्बोनिल से अगला कार्बन अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा के दौरान डबल बॉन्ड, उसे तोड़ेंगे तो उससे हमेशा एक कार्बोनिल यानी कि जब कभी आप डबल बॉन्ड को तोड़ते हो तो उसे एक कार्बोनिल बनना ही बनना है, ठीक है। और नेक्स्ट टू हेट्रो एटम आपने डिस्कनेक्शन करना है और कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम से बचना है, उसके लिए आप या उसे इमीन में बदल लो, C डबल बॉन्ड N में, या माइड में CONH2 ग्रुप में बदल लो, ठीक है, या फिर कोई वो स्टीरिक हिंड्रेंस बेंजीन वाला ग्रुप ले आओ, बल्कि ग्रुप सामने ले आओ। तो ये सारे हैं, बाकी आप खुद करोगे
तो फिर आपको आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। कमेंट में लाजमी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे बाकी सारे फेलोज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनसे कहें कि वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी सारी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फ़िज़िकल मेरे चैनल पे पड़ी है, तो देखें और इस्तेफ़ादा हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।